तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा साइंस टेक का क्लास नंबर 8 है और आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक एनर्जी यानी कि ऊर्जा वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले के क्लासेस में हम लोग साइंस टेक के अंतर्गत 3-4 टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जिनमें से सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऊपर राष्ट्रीय नीति, जो कि आपका एक क्लास में पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चले थे और वो टॉपिक था आपका भारतीय मिसाइल कार्यक्रम यानी कि इंडियन मिसाइल प्रोग्राम। ये टॉपिक भी आपका जो है पूरा एक क्लास में कवर हो गया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट तीसरे नंबर टॉपिक की ओर चले थे और वो था टॉपिक आपका सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग, साथ ही साथ GIS यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसका जो है अलग अलग फील्ड में प्रयोग, जैसे कि मौसम की भविष्यवाणी में इसका प्रयोग यानी कि मानसून प्रिडिक्शन या फिर वेदर फोरकास्टिंग में इसका प्रयोग। इसके अलावा आपदा का चेतावनी में यानी कि डिजास्टर वार्निंग में इसका प्रयोग। इसके अलावा जल, वाटर, मिट्टी, सॉइल और खनिज संसाधन यानी कि मिनरल्स रिसोर्सेज, इन सभी के क्षेत्र में इसका जो अनुप्रयोग था यानी कि इसका जो यूजेस था वो हम लोग पढ़े। तो आपका 3 क्लास में देखिएगा कि आपका 3 टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके अलावा हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में क्लास नंबर जो 4th है, उस 4th नंबर के क्लास में हम लोग देखिएगा कि आपका अंतरिक्ष जो प्रौद्योगिकी है यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी, इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट किए थे। और इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो आपका पहले हम लोग पढ़े थे कि आपका भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम, जिसमें हम लोग इसरो की स्थापना से लेकर जितने भी वर्तमान में अभी तक चले हैं, जैसे कि आप देखिएगा इसरो की स्थापना से लेकर वर्तमान गगनयान, वर्तमान मंगलयान, वर्तमान आदित्य L1, चंद्रयान 1, 2, 3, यहाँ तक कि जो भी विकास क्रम रहा है इसरो की स्थापना से लेकर यहाँ तक कि हम लोग सभी बातों को देखे थे। इसके बाद इसी में ही एक टॉपिक था आपका उपग्रहों का विभिन्न उद्देश्यों हेतु जो है वो अनुप्रयोग, यानी कि जो उपग्रह यानी कि जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट 2 प्रकार का होता है, एक आपका प्राकृतिक और एक आपका मानव निर्मित। इनमें से जो आपका नेचुरल आपका सैटेलाइट है वो कौन है आपका, वो है चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में हम लोगों को पढ़ना नहीं था, केवल हम लोगों को जो भी आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है यानी कि जो आपका कृत्रिम उपग्रह है, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। और उस कृत्रिम उपग्रहों का जो विभिन्न उद्देश्यों से उसका जो अनुप्रयोग होता है अलग अलग फील्ड में, इसके बारे में देखना था। फिर हम लोग इसी को ही जो है वो अलग अलग भागों में बांट कर पढ़े थे कि जो उपग्रह है वो आपके कई प्रकार के हो सकते हैं और उनका भी अलग अलग फील्ड में उसका यूज होता है। जैसे कि आप देखे होंगे, पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी कि संचार उपग्रह, दूसरा था आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यानी कि सुदूर संवेदी उपग्रह, इसके अलावा तीसरा था आपका नेविगेशन सैटेलाइट यानी कि नौवहन उपग्रह, इसके अलावा आपका नेक्स्ट था स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट यानी कि अंतरिक्ष अन्वेषण उपग्रह, जिसमें हम लोग बेसिकली चंद्रयान 1, 2, 3, गगनयान, मंगलयान, आदित्य L1, इन सभी के बारे में पढ़े थे। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ वाले टॉपिक को पूरा कवर कर चुके थे और इसके बाद आज से हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और जो टॉपिक बचा है क्या, वो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है आपका ऊर्जा यानी कि एनर्जी। सिलेबस में सिंपल लिखा हुआ है देश की ऊर्जा मांग। देश की ऊर्जा मांग यानी कि जो आपका देश का जो ऊर्जा का जो मांग है यानी कि एनर्जी डिमांड ऑफ द कंट्री, हमारे देश में जो ऊर्जा का जो डिमांड है उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा देखें तो इसी में ही आपका लिखा हुआ है पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत यानी कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये सभी सोर्सेस क्या है इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद इसी में ही एक टॉपिक लिखा हुआ है आपका, वो है परमाणु ऊर्जा यानी कि परमाणु ऊर्जा की बात करें तो यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी हम लोग को पढ़ना होगा। और न्यूक्लियर एनर्जी में ही हम लोग को दिया हुआ है आपका कि जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी है इसका क्या गुण है, इसका क्या दोष है, यानी कि इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ये पढ़ना है। इसके अलावा हम लोगों को जानना है कि परमाणु नीति की जो प्रवृत्तियाँ रही है, परमाणु नीति की प्रवृत्तियाँ यानी कि ट्रेंड्स इन न्यूक्लियर जो पॉलिसी है, इसके बारे में जानना है। इसके अलावा एक टॉपिक और दिया हुआ छोटा सा आपका, वो है आपका NPT और CTBT। और NPT और CTBT क्या होता है, इसका पूरा फुल फॉर्म हम लोगों को जानना होगा और इसके बारे में जितना भी डिटेल से जो भी कहानी है इसके बारे में, क्या है क्या नहीं है, ये क्यों आया है, इसके पीछे का पूरा रीज़न क्या है, उन सभी टॉपिक के बारे में हम लोगों को एक एक करके पूरा डिटेल से जानना होगा। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बतलाने का कोशिश करें कि जो NPT होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है और जो आपका CTBT जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो अगर हम लोग NPT की बात करें, NPT
इसको जो है हम लोग बोलते हैं परमाणु अप्रसार संधि। क्या बोलते हैं? परमाणु अप्रसार संधि। यानी कि परमाणु की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो भी आपका परमाणु ऊर्जा का जो हम लोग कर रहे हैं, इसको और भी ज़्यादा फैलाना नहीं है, इसी के ऊपर एक संधि किया गया था। यानी कि न्यूक्लियर जितना भी हम लोग हथियार बना रहे हैं, चाहे परमाणु बम वगैरह बना रहे हैं, तो इन्हीं से संबंधित जो है वो इसके लिए एक ट्रीटी किया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु अप्रसार संधि। ये हम लोग जानते हैं। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि जो आपका CTBT जो है वो क्या है, कि एक और ये भी CTBT, ये भी एक तरह से आपका संधि ही है, जो कि आपका बताया गया था कि भूमि जल आकाश में परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं। समझे ना? ये सभी कि आप कहीं भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं, क्या है कि ये सभी जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं हमारे फ्यूचर के लिए भी और हमारे वर्तमान भविष्य के लिए भी, मतलब वर्तमान के लिए भी और भविष्य में भी, दोनों में ये जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसमें जो है वो साइंस टेक की अगर हम लोग बात करें, तो साइंस टेक में जो है वो ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा बृहद टॉपिक जो है वो आपको नहीं दिया हुआ है। इसमें बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक दिया हुआ है, 6-7 तरह का टॉपिक है। मान लीजिए ना कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 गो टॉपिक है, यही 10 गो टॉपिक ऊपर आपको कमांड रखना है। जैसे कि अगर हम लोग पहला टॉपिक की बात करें तो वह है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऊपर राष्ट्रीय नीति। दूसरा टॉपिक आपका ऊर्जा, जिसमें आपका पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा पढ़ना है। तीसरा टॉपिक आपका परमाणु ऊर्जा, जिसमें परमाणु ऊर्जा का गुण पढ़ना है, परमाणु ऊर्जा का दोष पढ़ना है, ये सभी के बारे में पढ़ना है। NPT CTBT पढ़ना है, इसके ऊपर जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ हैं वो पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, जिसमें हम लोगों को इसरो की स्थापना से लेकर वर्तमान गगनयान, मंगलयान और ये आदित्य 11 यहाँ तक की पूरे कहानी को पढ़ना है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका उपग्रहों का अलग अलग पर्पस हेतु इसका उपयोग। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका भारतीय मिसाइल कार्यक्रम, ये पढ़ना है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हम लोग का सुदूर संवेदन GIS और इसका जो है वो अलग अलग फील्ड में इसका अनुप्रयोग। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जैव तकनीक, और जैव तकनीक का यूज़ पढ़ना है कृषि के फील्ड में, पशुपालन के फील्ड में, मानव जीवन में, वातावरणीय संरक्षण में इसका यूज़ पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को सूचना क्रांति, यानी कि जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को स्वास्थ्य तकनीक का जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य तकनीक नीति, जिसमें हम लोगों को मलेरिया, एड्स, यक्ष्मा, कुष्ठ, कर्क, अंधापन, इन सभी को नियंत्रण करने के लिए और इन सभी का रोकथाम करने के लिए जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए गए हैं, बस इतना ही पढ़ना है। और इतना ही पढ़ने के बाद जो है वो हम लोग का साइंस टेक का जो है पूरा सिलेबस आपका पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ज़्यादा आपको जो है वो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही छोटा सिलेबस दिया हुआ है। और ये सारा जो सिलेबस है, मान लीजिए 10 गो टॉपिक दिया हुआ है, और 10 टॉपिक में आप इतना जान लीजिए कि इसको आप क्लास कीजिएगा पूरा, ये जो है पूरा लगभग 20 क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ना? तो अभी तो ये क्लासेस चल रहे हैं, बाद में आप इसी को क्लासेस को अगेन एंड अगेन जब देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद भी हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगा। तो ऐसे में अगर आप एक दिन में 3 वीडियो भी देखोगे ना, तो आप समझिए कि एक सप्ताह में जो है वो आपका साइंस टेक पूरा क्लियर, पूरा रेडी। फिर इसका केवल आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उस शॉर्ट नोट्स को जो है वो बार बार आप उसको रिवीजन करते चले जाइए। आप फिर बाद में आंसर राइटिंग कर ले जाइए, फिर जो है वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक ना? इसीलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस जिस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, तो आप बस केवल लगातार बने रहिए और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक में लिखा हुआ है देश की ऊर्जा मांग। देश की ऊर्जा मांग लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, और पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत पढ़ना है हम लोगों को। तो इसका कुछ प्रस्तावना कुछ इस प्रकार होगा कि जो ऊर्जा है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, ऊर्जा जो है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, कृषि उत्पादन यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, तथा मानव जीवन की यानी कि जो ह्यूमन का जो लाइफ है, इसका आधारभूत आवश्यकता है, यानी कि ये बेसिक नीड्स है। और ऊर्जा के बिना आधुनिक सभ्यता यानी कि जो मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है, इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ऊर्जा के स्रोतों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित भी किया जाता है। तो यही चीज़ है कि ऊर्जा किसी भी देश के आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, कृषि उत्पादन, परिवहन तथा मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकता है। और ऊर्जा के बिना आधुनिक सभ्यता की जो है हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ऊर्जा को उनकी उपलब्धता के आधार पर देखें तो उसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो हो गया आपका पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत यानी कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और दूसरा हो जाएगा आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसमें हम लोगों को इसी के बारे में जो है वो डिटेल से जानना है। एक तो आपका ऊर्जा के बारे में जानना है, दूसरा हम लोगों को जानना है पारंपरिक ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं और गैर पारंपरिक ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं, इन सभी स्रोतों को एक एक करके डिटेल से देखेंगे। अगर हम लोग पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत देखें तो पहला हो जाएगा आपका कोयला,
दूसरा ऊर्जा के स्रोत हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। तीसरा हो जाएगा प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस। और चौथा हो जाएगा आपका जल विद्युत ऊर्जा यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसके अलावा पांचवा हो जाएगा आपका परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी। ये जो हम आपको पांचों बताए हैं, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सभी ऊर्जा के पारंपरिक ऊर्जा के जो है वो स्रोत है, यानी कि ये सभी कन्वेंशनल है। क्या है? कन्वेंशनल है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक होता है आपका नवीकरणीय, एक होता है आपका गैर नवीकरणीय, ठीक है ना, ये होता है। और इसी को ही हम लोग पारंपरिक और गैर पारंपरिक में विभाजित करते हैं, और इसी को ही हम लोग नवीकरणीय और आपका गैर नवीकरणीय कहते हैं। इसके अलावा एक होता है आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें क्या क्या वो देख लीजिए। देखिए, नवीकरणीय मतलब कि जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो, और गैर नवीकरणीय जिसको मतलब एक बार यूज कर दोगे तो उसका हम लोग दोबारा यूज करेंगे लाखों करोड़ों वर्षों के बाद। जैसे कि आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया। आप इसको अगर एक बार यूज कर लोगे ना, तो इसका फिर दोबारा यूज करने में इसको लाखों करोड़ों का समय लग जाएगा। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं गैर अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन, या फिर गैर नवीकरणीय बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसी को हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। इसमें आ जाएगा आपका सबसे पहले सोलर ऊर्जा, मतलब सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। दूसरा आ जाएगा आपका पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी। तीसरा है बायोमास ऊर्जा यानी कि बायोमास ऊर्जा यानी कि बायोमास एनर्जी। चौथा है आपका भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी। पांचवा है ज्वारीय ऊर्जा यानी कि टाइडल एनर्जी। छठा है आपका तरंग ऊर्जा यानी कि वेव एनर्जी। सातवां है हाइड्रोजन ऊर्जा यानी कि हाइड्रोजन एनर्जी। और आठवां है आपका जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल्स। और ये सभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में आपको जो है वो जानकारी होना चाहिए सभी के बारे में। और यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में बार बार, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है आज का हम लोग टॉपिक। तो अब हम लोगों को टॉपिक में सबसे पहले लिखा हुआ है देश में ऊर्जा की मांग, यानी कि देश की ऊर्जा मांग यानी कि एनर्जी डिमांड्स ऑन आवर कंट्री। तो इसमें देखिएगा कि एनर्जी की जो मांग है यानी कि ऊर्जा की मांग है, सबसे पहले हम लोगों को ये वर्ड समझना होगा। ऊर्जा मांग क्या होता है, ऊर्जा संकट क्या होता है, ऊर्जा सुरक्षा क्या होता है, और हमारे देश की जो ऊर्जा की जो मांग है वो क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ बताया जा रहा है ऊर्जा मांग। ऊर्जा मांग किसकी? तो आपका देश की ऊर्जा मांग। तो यहाँ पे एक जो है ऊर्जा मांग को सबसे पहले डिफाइन किया गया है कि ऊर्जा मांग क्या होता है। तो बताया जा रहा है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु आगत यानी कि इनपुट के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता जो हो रही है उसी को हम लोग ऊर्जा मांग यानी कि एनर्जी डिमांड कहते हैं। ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो उत्पादन कर रहे हैं उनका हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसका प्रोडक्शन करने के लिए आगत के रूप में यानी कि इनपुट के रूप में हम लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है, और उसी को ही हम लोग ऊर्जा मांग यानी कि एनर्जी डिमांड कहते हैं। और ऊर्जा मांग को दो प्रकार की ऊर्जा मांग में अगर हम लोग देखें तो आपका दो प्रकार की प्रकृतियाँ जो है वो देखी जाती है। एक आपका सामान्य घंटे और दूसरा है आपका चरम घंटे यानी कि नॉर्मल आवर, एक आपका पीक आवर। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हो। ऊर्जा मांग क्या वो समझिए बस। दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका ऊर्जा सुरक्षा का। तो बोला जाता है ऊर्जा सुरक्षा क्या होता है इसके बारे में। तो बोला जा रहा है कि ऊर्जा की विश्वसनीय एवं अबाधित आपूर्ति ही जो है वो, सॉरी फिर से बता रहे हैं हम, ये जो आपका ऊर्जा सुरक्षा यानी कि हम लोग एनर्जी के रूप में सिक्योर हो कैसे होंगे, जब हमारे पास आबाद रूप में यानी कि बिना कोई रिस्ट्रिक्शन का बार बार ऊर्जा का आपूर्ति होते रहेगा, तो वही हमारे लिए ऊर्जा उपलब्धता कहलाएगा ना, या फिर ऊर्जा सुरक्षा कहलाएगा ना। जैसे हम लोग बोलेंगे फूड सिक्योरिटी, तो खाने पीने के हमारे पास अगर दिक्कत होगा तो उसको हम लोग फूड सिक्योरिटी बोलेंगे, नहीं ना बोलेंगे। तो वही बोला जा रहा है ऊर्जा सुरक्षा क्या है, तो ऊर्जा की विश्वसनीय एवं अबाधित आपूर्ति की वहनीय खर्च पर उपलब्धता, यही आपका ऊर्जा कहलाती है, ऊर्जा सुरक्षा कहलाती है। तो आपको ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा आपको एकदम मतलब कि आबादित रूप से आपको आपूर्ति मिल रहा है, उसका सप्लाई भी मिल रहा है, और वो भी जो सप्लाई मिल रहा है वो एकदम प्रवाहनीय खर्च पे मिल रहा है, यानी जितना आप खर्च कर सकते हो उतना ही। ये नहीं कि अभी जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी क्रूड मतलब ये पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और पेट्रोल हमारे यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा किल्लत हो रहा है। किल्लत क्यों हो रहा है? तो ईरान और अमेरिका में युद्ध होने के कारण ऐसा दिक्कत हो रहा है। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि आपको ऊर्जा की ये आपूर्ति तो हो रही है, बट अगर वो महंगे दाम में हो रही है तो वो भी आपका ऊर्जा सुरक्षा नहीं है। तो ये बोला जा रहा है कि ऊर्जा की विश्वसनीय एवं आबादित आपूर्ति जो कि आपके वहनीय खर्च के आधार पर उपलब्ध हो रही हो, तो ही आपका ऊर्जा सुरक्षा कहलाएगी। ऊर्जा संकट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऊर्जा संकट।
तो नेक्स्ट जो पॉइंट है ऊर्जा संकट यानी कि एनर्जी क्राइसिस, ये क्या होता है? तो बोला जा रहा है कि यदि ऊर्जा की मांग ऊर्जा की आपूर्ति से अधिक हो, यानी कि ऊर्जा की मांग ज़्यादा है यानी डिमांड ज़्यादा है और आपूर्ति कम हो रहा है, तो वही आपका स्थिति जो है वही आपका ऊर्जा संकट कहलाती है। यानी कि एनर्जी की मांग जो है डिमांड ज़्यादा है, आपूर्ति कम है, तो वही आपका ऊर्जा संकट कहलाता है, एनर्जी क्राइसिस कहलाता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि देश की ऊर्जा मांग ये क्या है क्या नहीं। सो तो हम लोग जानेंगे देश की ऊर्जा की मांग यानी कि हमारे देश में ऊर्जा का डिमांड क्या क्या है। तो ये अलग अलग सेक्टर में दिखेगा, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का है। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर यानी कि आपका प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें हम लोग ज़्यादा कृषि की बात करते हैं, और इसमें अगर देखिएगा कृषि में तो आपका ये ऊर्जा का मांग 18% है। वहीं द्वितीयक क्षेत्रक जिसमें हम लोग उद्योग को शामिल करते हैं, और उद्योग को जो है वो लगभग 44% ऊर्जा का मांग है। टर्सरी सेक्टर यानी कि हम लोग तृतीयक क्षेत्र की बात करते हैं, जिसमें हम लोग सर्विस सेक्टर को शामिल करते हैं, और सर्विस सेक्टर को मात्र 8% चाहिए। इसके अलावा अन्य क्षेत्र जिसमें हम लोग घरेलू उपयोग यानी कि डोमेस्टिक यूज को शामिल करते हैं, डोमेस्टिक यूज में आपका जो है वो आपका चाहिए ऊर्जा 30%। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमारे देश में जो ऊर्जा का मांग है वो सबसे ज़्यादा उद्योग क्षेत्र को है यानी कि सेकेंडरी सेक्टर को है 44%, उसके बाद घरेलू क्षेत्र को है यानी कि 30%, उसके बाद कृषि क्षेत्र में है 18%, और सबसे कम सर्विस सेक्टर में है मात्र 8%। ये लाइन समझ में आ गया है? अच्छा, अभी आपको यहाँ पे जो बताया गया था कि ऊर्जा के प्रकार गैर पारंपरिक और पारंपरिक में सब समझाया गया था। तो इसमें बोला जा रहा है कि ये देखिए, अगर हम लोग गैर पारंपरिक की बात करें तो यहाँ पे जो सौर ऊर्जा है इससे आपका फुल लेंथ का क्वेश्चन बनाया जा सकता है 32 नंबर का। इसके अलावा इसमें जो बोला जा रहा है कि आपका ये जो जैव ईंधन है यानी कि बायोफ्यूल्स, इससे भी आपका 100 नंबर ये 32 नंबर का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, फुल लेंथ का क्वेश्चन। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी पॉइंट है जैसे कि बायोमास, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा से भी आपका 32 नंबर का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बाकी बात विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, भूतापीय एनर्जी और आपका ज्वारीय ऊर्जा, इससे जो है वो आपका फुल लेंथ का क्वेश्चन नहीं बनेगा। देन इसको जो है वो एक दूसरे के साथ इसको जोड़कर ही पूछेगा हमेशा, ठीक है ना, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो अगर गैर पारंपरिक में देखें तो हम लोग सौर ऊर्जा से फुल लेंथ का क्वेश्चन बन सकता है, जैव ईंधन से बन सकता है, और हाइड्रोजन ऊर्जा से बन सकता है। इसलिए हम लोग केवल यही दो तीन टॉपिक जो है वो कवर कर लेंगे। बाकी बात पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और ये सबको एक क्लास में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको हम लोग देख लेंगे, ताकि इसके बारे में भी जो बेसिक आइडिया है वो हम लोगों को पता चले। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है, अब ये चीज़ आपको बताया ही गया था कि ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता के आधार पे इसका विभाजन किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो है आपका पारंपरिक, एक आपका गैर पारंपरिक। पारंपरिक को ही हम लोग जो है वो अनवीकरणीय कहते हैं, और गैर पारंपरिक को हम लोग नवीकरणीय कहते हैं। पारंपरिक को हम लोग अनवीकरणीय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ही सीमित मात्रा में है। और गैर पारंपरिक को हम लोग नवीकरणीय कहते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, यानी कि असीमित मात्रा में। इसको आप बार बार यूज कीजिए। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया इत्यादि। इसी में ही हम लोग नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी शामिल करते हैं पारंपरिक ऊर्जा में, यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा में। इसके अलावा जो आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है, इसमें हम लोग सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इन सभी को हम लोग शामिल करते हैं, और इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, तब हम लोग जाएंगे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की तरफ। तो पहले हम लोग ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों को कंप्लीट करते हैं। और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत में हम लोग किसको शामिल किए थे? तो आपको भी बताया गया था कि उसमें जो है वो 6-7 तरह के चीज़ों को शामिल किया गया था। किसको? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी और बायोफ्यूल्स। तो आज की क्लास में हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे। एक तो है आपका जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल्स, और दूसरा टॉपिक है आपका सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। इन दोनों को हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत। और उसके बाद कल की क्लास में हम लोग पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा, इन सभी को एक ही क्लास में हम लोग देख लेंगे। तो 2 क्लास में आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो हम लोग 2 क्लास में पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत देखेंगे, जिसमें हम लोग कोयला ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस,
जल विद्युत ऊर्जा, इनको हम लोग देखेंगे एक क्लास में। और एक क्लास पूरा जो है वो हम लोग का केवल परमाणु ऊर्जा में चला जाएगा, परमाणु ऊर्जा में जाएगा और फिर आपका एनपीटी सीटीबीटी में भी जाएगा। तो परमाणु ऊर्जा शायद 2 क्लास में जा सकता है। तो ऐसा मान लीजिए कि ये जो आपका ऊर्जा वाला जो टॉपिक है वो टोटल 5 क्लास में आपका जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 5 क्लास लगेगा इसमें, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें जो है वो हम लोग को 5 क्लास लग ही जाएगा, ठीक है ना। तो हैव सम पेशेंस, तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा और चीज़ों को थोड़ा सा याद करने का प्रयास कीजिए, समझने का भी प्रयास कीजिए, सारी चीज़ आसानी से आपको क्लियर हो जाएगी। तो आज हम लोग गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत स्टार्ट करेंगे पहले, फिर आपका ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में जाएंगे। और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में हम लोग सबसे पहले जैव ईंधन कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा को पढ़ेंगे। सबसे पहले ये सवाल उठता है कि जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल्स क्या है। तो बोला जा रहा है कि कार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न किए जाने वाले हाइड्रोकार्बन ईंधन को ही जैव ईंधन कहा जाता है। यानी कि सभी पदार्थ में देखिएगा कि कार्बन होता ही होता है, तो वही बोला जा रहा है कि कार्बनिक पदार्थों से, यानी कि जिनके अंदर कार्बन है उनको हम लोग कार्बनिक पदार्थ कहेंगे। तो बोला जा रहा है कि कार्बनिक पदार्थों से जो उत्पादित किए जाने वाले जो भी हाइड्रोकार्बन है, यानी कि कार्बनिक पदार्थ है, उससे आप प्रोडक्शन कर रहे हो किसका, हाइड्रोकार्बन का। तो ये जो हाइड्रोकार्बन आप बना रहे हो ये आपका ईंधन है, और इसी को ही हम लोग जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल्स कहते हैं। क्लियर। तो कार्बनिक पदार्थ से आप क्या बना लिए, उत्पादन क्या किए, तो हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स, और वही आपका जो है वो जैव ईंधन कहलाता है। और इसके अंतर्गत कृषि और वानिकी अवशेष, वृक्ष आधारित तेल, गैर खाद्य तेल, उद्योगों के बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकरणीय कचरा इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो कार्बनिक पदार्थ किसको किसको हम लोग शामिल करें कार्बनिक पदार्थ में, तो कार्बनिक पदार्थ में हम लोग कृषि का और जो वानिकी है यानी कि जो भी आपका फॉरेस्ट्री है इसका अवशेष को शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा वृक्ष आधारित जितने भी तेल हैं उसको भी हम लोग शामिल कर रहे हैं कार्बनिक पदार्थ में। इसके अलावा गैर खाद्य तेल, इसके अलावा उद्योगों के जो बायोडिग्रेडेबल कचरा है यानी कि जो जैव निम्नीकरणीय कचरा है, इन सभी को हम लोग कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत शामिल कर रहे हैं। और इसी से ही हम लोग क्या उत्पादित कर रहे हैं, तो आपका हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स, और वही क्या कहलाता है, तो जैव ईंधन कहलाता है। आगे देखिए, ये जो आपका जैव ईंधन है वो आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों प्रकार के हो सकते हैं एकदम। ये जो बायोफ्यूल्स है वो तीनों प्रकार के हो सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका ठोस जैव ईंधन होता है, सॉलिड जो आपका बायोफ्यूल्स होता है वो लकड़ी प्लस पौधे से बनता है। इसके अलावा द्रव जो जैव ईंधन है यानी कि जो लिक्विड बायोफ्यूल्स है वो आपका बायोइथेनॉल कहलाता है या उसी से बनता है। इसके अलावा गैस जैव ईंधन की बात करें तो वो आपका बायोगैस है यानी कि गोबर। ये तीनों प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि अगर देखिए, अगर ठोस बायो ईंधन की बात करें, जैव ईंधन की बात करें तो वो आपका लकड़ी हो गया, पौधे हो गया। द्रव जैव ईंधन की बात करें तो वो आपका बायोइथेनॉल कहलाता है। और अगर गैस जैव ईंधन की बात करें तो आपका बायोगैस यानी कि गोबर कहलाता है। तो बायोगैस यानी कि गोबर वाला ही समझिएगा, ठीक है ना। अब हम लोगों को एक एक करके इसके बारे में डिटेल से जानना है। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि जैव ईंधन के प्रकार क्या क्या है। तो जैव ईंधन के प्रकार, जैव ईंधन के प्रकार में हम लोग पहला पढ़ेंगे बायोइथेनॉल। बायोइथेनॉल क्या है, ये आपका लिक्विड बायोफ्यूल्स है यानी कि द्रव जैव ईंधन है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि ये बायोइथेनॉल क्या है, फिर जानेंगे बायोडीजल क्या होता है, फिर जानेंगे बायोगैस क्या है, फिर हम लोग जानेंगे बायोहाइड्रोजन क्या है, ठीक है। तो बायोइथेनॉल क्या है, तो ये आपका लिक्विड जैव ईंधन है। फिर जो आपका बायोडीजल है, बायोडीजल क्या है, तो वो आपका वो भी इसी तरह का कुछ है। फिर बायोगैस, बायोगैस क्या है, तो आपका गैस जैव ईंधन है। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे बायोहाइड्रोजन, और ये सभी क्या है प्रोसेस हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बायोइथेनॉल के बारे में देखते हैं। बायोइथेनॉल, बायोइथेनॉल तो बोला जा रहा है कि स्टार्च युक्त सामग्री, यानी कि ऐसे सामग्री, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर स्टार्च पहले से मौजूद हो, जैसे कि मक्का, जौ, चीनी, गन्ना इत्यादि, इन सभी के अंदर क्या है, स्टार्च है। तो बोला जा रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनके अंदर पहले से स्टार्च मौजूद हो, जैसे कि मक्का, जौ, चीनी, गन्ना इत्यादि, इन सामग्री को किण्वन के द्वारा बायोइथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं, किण्वन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इसको किण्वन प्रोसेस करते हैं। और किण्वन प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, फर्मेंटेशन। तो इसको हम लोग किण्वन प्रोसेस किए यानी कि फर्मेंटेशन किए, और फर्मेंटेशन से ही जो है वो हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, तो वो हम लोग प्राप्त करते हैं बायोइथेनॉल। क्या प्राप्त करते हैं,
बायो इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। और फिर इसको बाद में पेट्रोल में मिलाकर इसका जो दहन क्षमता है, इसका जो कंजम्पशन जो कैपेसिटी है, इसको बढ़ाया जाता है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, इसका जो है उत्सर्जन कम किया जा सकता है। समझ में आया? तो सिंपल सी बात बताए, जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट के जो पदार्थ है यानी कि जिसमें स्टार्च मौजूद है, जैसे कि गन्ना हो गया, आलू हो गया, चीनी हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया इत्यादि, इनका हम लोग क्या करेंगे, तो इनका हम लोग किण्वन प्रोसेस करेंगे यानी कि फर्मेंटेशन करेंगे। और फर्मेंटेशन जैसे किए वैसे ही वो आपका क्या बन गया, बायो इथेनॉल। और जो ये जो आपका बायो इथेनॉल बना है, इसको हम लोग पेट्रोल में मिला देंगे। और पेट्रोल में मिला देंगे जिससे पेट्रोल का जो है दहन क्षमता वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, और साथ ही साथ जो आपका सल्फर है ACO, तो सल्फर का जो ऑक्साइड है यानी कि SO2, सल्फर के ऑक्साइड का जो उत्सर्जन है इससे क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। क्योंकि गाड़ी पेट्रोल जब जलता है तो वो क्या करता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है, गाड़ी धुआं छोड़ता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, और सल्फर के ऑक्साइड छोड़ता है, जो कि हमारे वातावरण के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ग्रीन हाउस गैस ये सभी है। तो ऐसे में इसका जो है वो उत्सर्जन कम करेगा अगर हम लोग इसको अल्कोहल में मिलाएंगे बायो इथेनॉल को। तो समझ में आ गया? तो ये प्रोसेस पूरा आपको पता होना चाहिए और इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। दूसरा है आपका बायोडीजल। क्या बोले, बायोडीजल। तो बायोडीजल में बोला जा रहा है कि शुरू में तो बोला गया कि वैसे पदार्थ जिसमें स्टार्च मौजूद हो, और अब बोला जा रहा है कि गैर खाद्य वनस्पति तेल यानी कि जिसको हम लोग खाने के लिए यूज नहीं करते हैं, जैसे कि पशु का वसा यानी कि एनिमल फैट। इसके अलावा अच्छा देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि गैर खाद्य वनस्पति तेल, इसमें 2-3 चीज़ को ले लीजिए, या तो आप गैर खाद्य वनस्पति तेल को शामिल कीजिए, या फिर पशु का वसा यानी कि एनिमल का फैट को शामिल कीजिए, या फिर वनस्पति तेल जो कि खाने योग्य हो या फिर नहीं खाने योग्य हो, सभी को, इन सभी इत्यादि के साथ हम लोग ट्रांसस्टेरिफिकेशन प्रक्रिया करते हैं। और फिर ट्रांसस्टेरिफिकेशन प्रक्रिया करने के बाद हम लोगों को बायोडीजल जो है वो प्राप्त होता है। और ये पारंपरिक डीजल के स्थान पे प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह एक प्रकार का कोल्ड प्लेस पे जमता नहीं है, क्योंकि यह एक प्रकार का वसा है, अतः यह निम्न ताप पर भी यानी कि कोल्ड प्लेस पे भी ये जमता नहीं है, ये एकदम पूरा जेली टाइप में होता है। जेली खाते हो ना आप लोग, टॉफी होता है, बहुत ही चिपचिपा रहता है। तो बायोडीजल क्या है, तो बोला जा रहा है कि जो भी आपका वनस्पति तेल है, चाहे वो खाद्य योग्य हो या फिर गैर खाद्य योग्य हो, या फिर एनिमल का जो आपका वसा है यानी कि फैट हो, ये सभी, इन सभी का हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसस्टेरिफिकेशन प्रक्रिया करते हैं। और उस प्रक्रिया के बाद हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, तो आपका बायोडीजल प्राप्त होता है। यानी कि वसा को आप जब ट्रांसस्टेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजारोगे तो आपको बायोडीजल प्राप्त होगा। और ये जो बायोडीजल होता है बहुत ही चिपचिपा होता है, और ये एक प्रकार का वसा ही है, फैट है। देन इसका जो है वो प्रयोग हम लोग पारंपरिक डीजल के स्थान पे कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं गाड़ी चलाने के आप डीजल का ही यूज़ कीजिए, डीजल को रिप्लेस करके आप बायोडीजल यूज़ कीजिए। तो जो भी ठंडे स्थान है, निम्न ताप वाले जो क्षेत्र है, वहाँ पे पेट्रोल और डीजल जम जाता है, तो ऐसे में वहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि वहाँ पे आप बायोडीजल का यूज कीजिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका बायोगैस। क्या बोला जा रहा है, बायोगैस, जिसको हम लोग गोबर गैस कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि पशु तथा खाद्य अपशिष्टों के अवायवीय श्वसन के द्वारा बायोगैस का निर्माण किया जाता है, और इसमें मेन जो है वो मीथेन गैस का जो है वो निर्माण होता है। अभी हम ये प्रक्रिया आपको बोले हैं बायोगैस कैसे बनता है। तो ये भी जो भी आपका खाद्य और गैर खाद्य जो भी अपशिष्ट है, उस अपशिष्ट को आप अवायवीय श्वसन करवाइए। क्या बोले हम, अवायवीय श्वसन करवाइए उसका, यानी कि ऑक्सीजन को वहाँ से हटा दीजिए, और बिना ऑक्सीजन का जब वो दहन होगा उसका, तैसे में आपका निर्माण होगा क्या, तो बायोगैस बनकर निर्माण हो जाएगा। और वो जो आपका बायोगैस है वो बहुत ही फायदा है, और वो भी आपका एक तरह से ऊर्जा का स्रोत है। और उस बायोगैस में देखिए कि सबसे ज़्यादा आपका CH4 यानी कि मीथेन का उत्सर्जन होता है, मीथेन का निर्माण होगा, और जो कि हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बायो हाइड्रोजन। सभी पॉइंट को आप याद करते जाइएगा, कीवर्ड तैयार करते जाइएगा। नेक्स्ट है आपका बायो हाइड्रोजन। तो बोला जा रहा है कि बायो हाइड्रोजन का जो निर्माण है मुख्यतः 2 प्रकार की यानी कि 2 प्रक्रिया के माध्यम से होता है। एक तो आप इसका गैसीकरण कर दो, या फिर इसका आप पायरोलिसिस कर दो। तो या तो आप पायरोलिसिस करो या फिर गैसीकरण करो, इन दोनों प्रक्रिया के द्वारा हम लोग जो है वो बायो हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया?
तो ये तीन चार चीज़ जो इम्पोर्टेंट था जैव ईंधन से संबंधित वो हम लोग पढ़ लिए। जैव ईंधन का प्रकार, पहला तो जैव ईंधन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं वो हम लोग जाने। दूसरा जाने कि जैव ईंधन के प्रकार कितने हैं, टाइप्स कितने हैं, तो 4 गो है। कौन कौन है, बायो इथेनॉल है, बायो डीजल है, बायो गैस है और बायो हाइड्रोजन है, 4 गो कंप्लीट। अब हम लोग जानेंगे कि जो आपका जैव ईंधन है उस जैव ईंधन का जनरेशन भी आया है, यानी कि पीढ़ियाँ भी आई हैं, और उन सभी पीढ़ियों के बारे में हम लोगों को देखना पड़ेगा। जैव ईंधन की पीढ़ी, तो कितना पीढ़ी है, तो ये जैव ईंधन का देखिएगा तो हम लोग पाइएगा कि ये आपका 4 गो इसका पीढ़ी है जैव ईंधन का। कितना, 1 2 नहीं बल्कि 4 गो पीढ़ी है। पहले इसके बारे में हम समझा दे रहे हैं, फिर इसका जो है लैंग्वेज में लिखा हुआ है। प्रथम पीढ़ी जो है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, तो प्रथम पीढ़ी में क्या बोला जा रहा है कि एक तरफ आप लीजिए बायो इथेनॉल लीजिए, बायो इथेनॉल लीजिए जैसे कि आपका हो गया गन्ना, जैसे हो गया आपका मक्का जिसमें स्टार्च मौजूद है, आप उसका किण्वन प्रोसेस कीजिए, देन ऐसे में आपको इथेनॉल बनकर सामने आ जाएगा। क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, जिसको हम लोग बायो इथेनॉल बोलते हैं या फिर इथेनॉल बोलते हैं। फिर इसको हम लोग डीजल में मिलाएंगे और उसका हम लोग दहन क्षमता बढ़ाएंगे। या फिर एक और है कि आप बायोडीजल लीजिए, जैसे कि आपका हो गया बायोडीजल में जतोरफा, करंज या फिर महुआ का जो तेल है या फिर उसका जो वसा है उसको आप ट्रांसस्टेरिफिकेशन कीजिए और उससे आप बायोडीजल प्राप्त कीजिए। समझे। और बायोडीजल का यूज हम लोग डीजल के उपयोग मतलब कि उसके विकल्प के तौर पे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से समझ में आ गया है। तो पहले जनरेशन में 2 चीज़ बताया, एक तो आप बायो इथेनॉल लीजिए जिससे आप इथेनॉल बनाइएगा कैसे, किण्वन प्रोसेस से, और दूसरा बायो डीजल लीजिए जिससे आप बायो डीजल लीजिए और दूसरा चीज़ बताया गया कि आप ट्रांसस्टेरिफिकेशन कीजिए वसा का और वैसे में आप बायो डीजल प्राप्त कीजिए। फिर बोला गया कि फर्स्ट जनरेशन में हम लोग फूड सामग्री के कुछ प्रोसेस किए, चाहे वो किण्वन प्रोसेस किए या फिर स्टेरिफिकेशन किए, और उसके बाद हम लोग कुछ बाय प्रोडक्ट प्राप्त किए जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद थे। ये केवल अभी आपको ना इसके बारे में बताया जा रहा है, ये आपका बेसिक, फिर इसके बारे में लिखा भी हुआ है। समझिए ऐसा कि जो आपका जो पहला जो प्रोसेस है यहाँ लिखा हुआ है, पहला प्रोसेस प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन, तो बोला जा रहा है कि इनका जो उत्पादन है वो खाद्य स्रोत जैसे कि गन्ना, मक्का, वनस्पति तेल इत्यादि के द्वारा किया जाता है। तो बोला जा रहा है कि आप गन्ना हो गया, मक्का हो गया, इन सभी का आप किण्वन प्रोसेस कीजिए, जैव रासायनिक अभिक्रिया कीजिए और इससे आप क्या प्राप्त कीजिएगा, बायो इथेनॉल प्राप्त कीजिएगा, और जिसको आप डीजल में मिलाइए और उसका दहन क्षमता को बढ़ा दीजिए। ठीक है। साथ ही साथ उनका जो है इससे जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका जो सल्फर के ऑक्साइड है इसका भी उत्सर्जन कम हो जाएगा, पहला चीज़। दूसरा बोले हैं कि आप वनस्पति तेल लीजिए और उस वनस्पति तेल लीजिए या फिर उसका जो आप या फिर वसा लीजिए और उसका आप ट्रांसस्टेरिफिकेशन कर दीजिए और उससे आपको क्या मिल जाएगा, बायोडीजल प्राप्त हो जाएगा। ये पहला प्रोसेस है और वही जो है पहला चीज़ यहाँ पे आपको पूरा समझाया गया है कि प्रथम पीढ़ी में आप प्रथम पीढ़ी में आप इथेनॉल बनाइए मक्का से किण्वन प्रोसेस के द्वारा, और दूसरा में तेल और वसा से आप जो है वो ट्रांसस्टेरिफिकेशन करके बायोडीजल बनाइए, और बायोडीजल का यूज आप जो है वो किसके रूप में कर सकते हो, तो डीजल के विकल्प के रूप में कर सकते हो। समझ में आ गया। अब आइए द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधन में। द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधन में क्या बोला है कि इनके उत्पादन के लिए फसल अवशिष्ट, खाद्य अवशिष्ट, कार्बनिक अवशिष्ट इत्यादि का उपयोग किया जाता है। यानी कि द्वितीय पीढ़ी का जो जैव ईंधन है इसमें हम लोग फसलों का अवशिष्ट को या फिर खाने वाला यानी खाद्य अवशिष्ट को इसमें बोला जा रहा है कि इनके उत्पादन करने के लिए या फिर इनके उत्पादन के लिए हम लोग फसल अपशिष्ट को या फिर खाद्य अपशिष्ट को या फिर जो भी कार्बनिक अपशिष्ट है इन सभी का उपयोग करते हैं। और इन अपशिष्टों को या तो आप फसल का अपशिष्ट लीजिए, खाद्य अपशिष्ट लीजिए, या फिर गैर खाद्य अपशिष्ट लीजिए, या फिर कार्बनिक अपशिष्ट लीजिए। इन अपशिष्टों को जो है वो ताप रासायनिक तथा जैव रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इसको बायोडीजल में और इथेनॉल में जो है वो इसका उत्पादन किया जा सकता है। यानी कि आप एक तरफ से लीजिए मान लीजिए कि कृषि अपशिष्ट को लीजिए, फसल अपशिष्ट को लीजिए या फिर कार्बनिक अपशिष्ट, इनमें से किसी को लीजिए, और आप जब उसको ताप रासायनिक अभिक्रिया से गुजारोगे तो इससे आपका जो है सिंथेटिक गैस और आपका हाइड्रोकार्बन निकल कर आ जाता है।
ठीक है। और इसके अलावा जब आप फसल अपशिष्ट या फिर कृषि अपशिष्ट का जब आप जैव रासायनिक अभिक्रिया से इसको गुजारोगे तो वैसे में आपको इथेनॉल प्राप्त होगा। अगर आप ताप रासायनिक अभिक्रिया से इसको गुजारोगे तो आपको सिंथेटिक गैस मिलेगा और हाइड्रोकार्बन मिलेगा। लेकिन जब आप जैव रासायनिक अभिक्रिया से इसको गुजारोगे तो आपको इथेनॉल प्राप्त होगा। और जैव रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ये आपका एंजाइम की उपस्थिति में होता है, ठीक ना। और जबकि ताप रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइम का आवश्यकता नहीं होता है। तो जब आप ताप रासायनिक अभिक्रिया करोगे तो ऐसे में आपको सिंथेटिक गैस और हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। और जब आप एंजाइम की उपस्थिति में जैव रासायनिक अभिक्रिया करोगे तो आपको इथेनॉल प्राप्त होगा। समझ में आया। और इसी चीज़ को यहाँ पे पीछे समझाया गया है, उसको भी आप एक बार देख लो। द्वितीय पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन। तो द्वितीय पीढ़ी में बोला जा रहा है कि ये आपका है कृषि अपशिष्ट यहाँ पे लेंगे और कृषि अपशिष्ट का हम लोग ताप रासायनिक प्रक्रिया से उसको गुजारेंगे। ताप रासायनिक प्रक्रिया दो तरह का है, एक तो है आपका गैसीकरण और दूसरा है आपका पायरोलिसिस। यही जो है दो तीन जो प्रोसेस करेंगे। और जब ये प्रोसेस से हम लोग गुजारेंगे तो ये आपका जैव ईंधन बन के तैयार हो जाएगा। और जैव ईंधन जो है वो आपका तीन तरह का होगा, एक तो होगा आपका ठोस, एक होगा आपका द्रव, एक होगा आपका गैस। जो ठोस होगा उसको हम लोग बोलेंगे बायोचार, और जो आपका द्रव होगा उसको हम लोग बोलेंगे बायो ऑयल या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे पायरोलिसिस ऑयल। इसके अलावा जो आपका गैस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक गैस, जैसे कि आपका CO, जैसे कि आपका H2, जैसे कि आपका CO2, जैसे कि आपका CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका मीथेन। और ये जो सभी जो चारों जो है मतलब तीनों जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस में जो तीनों जो है ये सभी आपका जैव ईंधन है, यानी कि बायोफ्यूल्स है। तो द्वितीय पीढ़ी जो है यहाँ पे क्या बोला गया, कृषि अवशिष्ट लीजिए आप, उसका आप ताप रासायनिक अभिक्रिया से गुजारिए या फिर उसको जो है वो आप जैव रासायनिक अभिक्रिया से गुजारिए, दोनों में कोई प्रोसेस को कीजिए। और जैसे आप उसको ताप रासायनिक अभिक्रिया से गुजारोगे तो आपका हाइड्रोकार्बन निकल के आएगा, वहाँ से आपको सिंथेटिक गैस निकल के आएगा। और जैसे ही आप उसको जैव रासायनिक अभिक्रिया से गुजारोगे तो वैसे में आपको जो है वो इथेनॉल निकल के आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है कि जो सेकेंड जो जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन के लिए हम लोग कृषि अपशिष्ट या फिर नगरपालिका अपशिष्ट चाहिए, जिसे हम लोग गैसीकरण या फिर पायरोलिसिस प्रक्रिया से जैव ईंधन प्राप्त कर सकते हैं तीनों फॉर्म में। तो ये जो आपका जो बताया गया था ना कि जैव ईंधन तीनों फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस सब फॉर्म में हो सकता है। सॉलिड का एग्जांपल क्या बताया गया था, लकड़ी हो गया, पौधा हो गया। लिक्विड का एग्जांपल बायोइथेनॉल हो गया, और गैस का एग्जांपल बायोगैस हो गया, गोबर हो गया, सिंथेटिक गैस हो गया, ये सभी। और ठोस में बायोचार, लिक्विड में बायो ऑयल, ये सभी हो जाएगा, जिसको हम लोग बायोइथेनॉल भी कहते हैं। समझ में आ गया। एक होता है आपका गैसीकरण यानी कि गैसिफिकेशन, और एक होता है आपका पायरोलिसिस, उसको पायरोलिसिस ही कहते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। और इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका गैसिफिकेशन जो है यानी कि गैसीकरण है, गैसीकरण इसमें जो है वो गैसीकरण प्रक्रिया से सॉलिड फ्यूल बनेगा, यानी कि सॉलिड फ्यूल जैसे कि आपका कोयला हो गया, बायोमास हो गया इत्यादि को हाई टेम्परेचर पर सीमित ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको हीट करेंगे, तब ये सिंथेटिक गैस बनता है। अच्छा, यहाँ पे फिर समझ लीजिए कि जो आपका सिंथेटिक गैस बनता है कैसे होता है। तो सिंथेटिक गैस बनाने के लिए हम लोगों को गैसीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो अभी आपको बताया गया था ना कि गैसीकरण की प्रक्रिया जब आप करोगे या फिर जब आप ये ताप रासायनिक अभिकरण से उसको गुजारोगे तो आपका सिंथेटिक गैस बनता है और हाइड्रोकार्बन बनता है। तो ये बोला जा रहा है कि सिंथेटिक गैस कब बनता है, तो इसके लिए आपको गैसीकरण की आवश्यकता होती है, गैसीकरण की प्रक्रिया करना पड़ेगा। और गैसीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि आप जो सॉलिड जो फ्यूल है यानी कि जो आपका ठोस जो ईंधन है उसको आप जैसे कि आप एग्जांपल जैसे के लिए आपका हो गया कोयला, जैसे हो गया आपका बायोमास, इसको आप हाई टेम्परेचर पे उसको एकदम हीट करोगे और वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंट को हटा दोगे, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसको एकदम हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे, तो ऐसे में वो क्या बदल जाएगा, सिंथेटिक गैस बन जाएगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो ये बेसिक था, इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। तीसरा जो पीढ़ी है जिसको हम बोलते हैं थर्ड जनरेशन, इसमें क्या है कि थर्ड जनरेशन में इसमें जो है वो शैवालों से जैव ईंधन बनाने की बात की गई है, यानी कि शैवाल से हम लोग क्या बनाएंगे, जैव ईंधन बनाएंगे। और शैवालों से जैव ईंधन बनाने के लिए तीन तरह का प्रोसेस इसमें बताया गया है। पहला है कि आप शैवाल से डायरेक्ट तेल निकाल लो, फिर उस तेल से आप उस तेल का जो है यानी कि जो वसा है उसका आप ट्रांसस्टेरिफिकेशन कर दो, और उसके बाद हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा, बायोडीजल। या फिर शैवाल से आप कार्बोहाइड्रेट को ले लो और उस कार्बोहाइड्रेट को उसमें स्टार्च है, देन उसका आप किण्वन करवाओ,
किण्वन यानी कि जैव रासायनिक अभिक्रिया करवाओ, वो दो प्रकार से करवा सकते हो। एक जगह है आपका वायवीय, एक जगह है आपका अवायवीय। तो वायवीय होता है यानी कि जहाँ पे आपका ऑक्सीजन होगा तो वहाँ पे श्वसन दर भी होगा, श्वसन भी यानी सांस भी लेगा। और अवायवीय जहाँ पे आपका ऑक्सीजन नहीं होगा तो यहाँ कि वहाँ पे कोई भी जीव बैक्टीरिया पनपेगा नहीं। तब उसका जो अपघटन करवाओगे तो वहाँ पे आपका इथेनॉल बनेगा, और वायवीय से आपका इथेनॉल और ब्यूटेनॉल दोनों बनेगा। एक प्रक्रिया है कि आप शैवाल से क्या ले लो, तो शैवाल का डाइट जो है वो आप गैसीकरण कर दो, यानी कि गैसिफिकेशन कर दो, और इससे आपका 3 चीज़ बनेगा। एक तो आपका सिंथेटिक गैस बनेगा जैसे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, और या तो इससे आपका सिंथेटिक डीजल बनेगा जैसे कि आपका जेट फ्यूल बनेगा यानी कि जेट इंजन, और इससे आपका बायोचार बनेगा जो कि आपका सॉलिड होगा। समझ में आ गया? मीन्स शैवाल को लेकर तीनों में से कोई भी एक काम करेंगे और इससे हम लोगों को जैव ईंधन प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? इसके अलावा चौथा जो पीढ़ी है वो इसको हम बोलते हैं 4th जनरेशन, और यहाँ पे जो है वो आपका बोला जा रहा है कि जेनेटिक्स मॉडिफिकेशन करके, यानी कि आपका अनुवांशिक जो है वो इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर देंगे, और इससे जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है इसका क्वांटिटी बढ़ा देंगे, और इससे शैवालों को जो चाहिए, यानी कि इसमें आप देखो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर देंगे शैवालों में, और शैवाल में या तो हम लोग को चाहे तो अगर कार्बोहाइड्रेट बढ़ा देंगे शैवालों में, या फिर फैट को हम लोग बढ़ा देंगे जिसका जो भी क्वांटिटी चाहिए हम लोग को, और उससे फिर हम लोग बायो ईंधन बना लेंगे। समझ में आया? देखो इथेनॉल में देखो इथेनॉल को जो है वो पेट्रोल में मिलाया जाता है, और बोला जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में मक्का और गन्ना से बनाया जा रहा था, बट इससे जो है वो फूड सिक्योरिटी क्राइसिस भी हो सकता था ना। यानी कि अगर आप बहुत बड़े मात्रा में जो है वो ये बायोफ्यूल्स बनाने के लिए, इथेनॉल को बनाने के लिए मक्का और गन्ना का और गेहूँ का, जौ का अगर आप यूज़ कर दोगे तो ऐसे में आपका फूड सिक्योरिटी वाला जो प्रॉब्लम है वो भी आपका क्रिएट होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, होगा ही ना। एक बहुत बड़ा आप अमाउंट इसमें खर्च कर दोगे तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी है। अपशिष्टों से करोगे तो वो चलेगा, बट अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें यूज कर दोगे तो ये दिक्कत है ना फिर। अब इसी को ही जो है वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। प्रथम पीढ़ी में बताया गया कि आप किण्वन से बायोइथेनॉल बनाइए और ट्रांसस्टेरिफिकेशन से बायोडीजल बनाइए। द्वितीय पीढ़ी का जैव ईंधन में बताया गया क्या आपका कि आप कृषि अपशिष्ट को जब आप ताप रासायनिक अभिक्रिया से गुजारोगे, यानी कि उसका गैसीकरण करो या फिर पैरोलिसिस करो, तो इससे आपका सिंथेटिक गैस बनेगा और हाइड्रोकार्बन बनेगा। सिंथेटिक गैस कैसे बनता है तो बताया गया था। फिर आपका जब आप फसल अपशिष्ट को या फिर कृषि अपशिष्ट को जैव रासायनिक अभिक्रिया से गुजारते हो एंजाइम की उपस्थिति में, तो आपका जो है वो एथेनॉल बनकर सामने आता है। इन सभी को आप एक बार गूगल भी कीजिएगा तब आपका जो है वो पूरा जानकारी क्लियर हो जाएगा। तृतीय पीढ़ी में बोला गया कि इनके उत्पादन के लिए शैवालों का उपयोग किया जाता है, यानी कि जैव ईंधन को बनाने के लिए हम लोग अब शैवालों का यानी ब्लू ग्रीन एल्गी का जो है वो प्रयोग करते हैं, और ऐसे में शैवालों का उत्पादन बड़े पैमाने पर करके उन्हें प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधनों में परिवर्तित किया जा सकता है। डायग्राम पीछे है, यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे शैवालों का बड़े स्तर पर उसका यूज करें, और उसके बाद हम लोग जो प्रथम पीढ़ी था आपको प्रथम पीढ़ी में क्या बोले कि आप जो है मक्का गन्ना लीजिए, उसका किण्वन प्रोसेस से एथेनॉल प्राप्त कीजिए, या फिर आप जो भी वसा है वसा से आप ट्रांसस्टेरिफिकेशन कीजिए, और उसके बाद जो है वो आप क्या प्राप्त कीजिए बायोडीजल प्राप्त कीजिए। तो वो प्रोसेस आप कर सकते हो शैवालों में। चौथा पीढ़ी में बोला गया कि इसके उत्पादन के लिए जीन संबंधित शैवालों का भी उपयोग किया जा सकता है, यानी कि आप जीन संबंधित यानी कि जो भी आपका जेनेटिक्स मॉडिफिकेशन वाला जो भी शैवाल है उसका भी आप यूज कर सकते हो, और उसमें आप उसके जीन में परिवर्तन करके उसमें आप कार्बोहाइड्रेट या फिर जो है फैट का जो है वो मात्रा में आप वृद्धि कर सकते हो, और उसका जो है यूज आप जैव ईंधन बनाने के लिए कर सकते हो। ये बहुत सारा प्रोसेस है, तो ये सभी प्रोसेस के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं रखना है, इसमें पर डूब नहीं जाना है, इसके बारे में पूरा प्रोसेस पूरा साइंस में घुस मत जाना, बस ऊपर ऊपर से बारीकी बारीकी से समझो क्या है क्या नहीं है, इससे क्या क्या बनाया जा सकता है, ये सब समझो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे आपका राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति आया था सन 2018 में, इसके बारे में जानना होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, इसमें बोला जा रहा है कि इस नीति की महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित है। इस नीति में बहुत सारी बातें कही गई है, जैसे कि इस नीति के तहत जैव ईंधन को तीन श्रेणियों में रखा गया है। 2018 में जो नीति आया था जैव ईंधन नीति, इसमें जैव ईंधन को 3 श्रेणी में रखा गया है। प्रथम श्रेणी प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन, अथवा इसको हम लोग मूल जैव ईंधन कहते हैं। फिर दूसरा आया था आपका द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधन अथवा विशिष्ट जैव ईंधन, और तीसरा है आपका तृतीय पीढ़ी के जैव ईंधन। तो ऐसे में बोला गया कि जैव ईंधन को 3 श्रेणी में रखा गया था। एक तो आपका प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन जिसको हम लोग मूल जैव ईंधन कहते हैं, और दूसरा आपका द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधन जिसको हम लोग विशिष्ट जैव ईंधन कहते हैं, और तीसरा आपका तृतीय पीढ़ी के जैव ईंधन। क्लियर?
इसके अलावा दूसरा पॉइंट बोला गया है कि ये जो नीति है यानी कि जैव ईंधन नीति जो है, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 वाला, बोला जा रहा है कि यह नीति एथेनॉल के उत्पादन के लिए गन्ने का रस, चुकंदर, मक्का, ज्वार जिसको हम लोग बोलते हैं स्वीट, sorghum, इसके अलावा कसावा, टूटे हुए अनाज जैसे कि आप गेहूँ हो गया, चावल हो गया, या फिर सड़े हुए आलू, इन सभी का इस्तेमाल करने का अनुमति देता है। यानी कि इससे आपका फूड सिक्योरिटी वाला जो है क्राइसिस दिक्कत ना हो, फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ऐसे में आप केवल किसका यूज़ करोगे, तो जो जो चीज़ें बताई गई है उसका यूज़ करो आप। इसके अलावा बोला जा रहा है कि अधिशेष खाद्य उत्पादन की अवस्था में यह नीति अधिशेष अनाजों को एथेनॉल उत्पादन हेतु इस्तेमाल करने की अनुमति देगी। अगर हम लोग टारगेट रखें कि हम लोग इतना क्विंटल गेहूं का उत्पादन करेंगे और उससे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन हो गया है और वो हम लोग कुछ स्टोर भी कर लिए हैं और अपना पूरा देश में उसका आपूर्ति भी हो गया है, उसके बाद कुछ बच गया है, सरप्लस हो गया है, तो जो आपका सरप्लस है, जो आपका अधिशेष है, आप उसका यूज कर सकते हो एथेनॉल बनाने के लिए। ये नीति फिर उसको अनुमति देती है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि यह जो नीति है वो गैर खाद्य तेलों एवं उपयोग कर लिए गए खाद्य तेलों, इसके अलावा जटोरफा, करंज, महुआ आदि के प्रयोग के द्वारा बायोडीजल को भी प्रोत्साहन देती है। यानी कि ये बोर्ड है कि जो भी आपका गैर खाद्य तेल है या फिर जो भी उपयोग कर लिया गया खाद्य तेल है या फिर जो भी जटोरफा है, करंज है, महुआ है, इनका प्रयोग आप बायोडीजल बनाने के लिए कर सकते हो। इसके अलावा बोला जा रहा है कि यह नीति जो है वो द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधन के उत्पादन हेतु 500 करोड़ रुपए का भी प्रावधान करती है। तो ये जो आपका राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति जो 2018 में आया था, ये बोलता है कि जो आपका द्वितीय पीढ़ी का जो जैव ईंधन का जो उत्पादन हो रहा है उसके लिए 500 करोड़ देगा। बोला जा रहा है कि जो 6 वर्षों में सेकेंड जनरेशन जैव ईंधन उत्पादन हेतु खर्च की जाएगी, यानी कि 6 साल में 500 करोड़ रुपया दे रहा है केवल द्वितीय पीढ़ी से जो जैव ईंधन का निर्माण हो रहा है ना। द्वितीय पीढ़ी में क्या बोला गया, द्वितीय पीढ़ी में बोला गया कि आप कृषि का अवशेष लीजिए या फिर फसलों का अवशिष्ट लीजिए या फिर खाद्य पदार्थ, गैर खाद्य पदार्थों का अवशिष्ट को लीजिए, आप उसका गैसीकरण कीजिए, आप उसका पैरालिसिस कीजिए और इसके माध्यम से फिर आप जैव ईंधन बना लीजिए। और जैव ईंधन आप ठोस, द्रव, गैस तीनों बनाओगे। ठोस में बायोचार, द्रव में बायो ऑयल और गैस में सिंथेटिक गैस कुछ बनाइए, ये है। और इसके लिए ये क्या करेगा, 500 करोड़ रुपया देगा 6 वर्षों में। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि सेकेंड जनरेशन जैव ईंधन रिफाइनरी को अतिरिक्त टैक्स में छूट का भी लाभ दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी कंपनी यहाँ पे इसका जो है प्रोडक्शन करती है तो उसके ऊपर जो है वो उसको सब्सिडी भी दिया जाएगा और साथ ही साथ उससे टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि भारत में पहली 2G जैव ईंधन रिफाइनरी की स्थापना 2018 में ही किया गया था और वो उड़ीसा के बारगढ़ जिले में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से किया गया है। तो भारत में पहली बार 2G यानी कि जो आपका द्वितीय पीढ़ी है, तो द्वितीय पीढ़ी का जैव ईंधन रिफाइनरी जो है वो स्थापित किया गया। कहाँ पे लोकेशन है उसका, तो वो उड़ीसा में है और उड़ीसा के बारगढ़ जिले में है। कब स्थापना हुआ, 2018 में हुआ और उसका नाम रखा गया BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये आपका है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में और इसकी बातें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको जो है वो ध्यान में रखना चाहिए और रखना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये सभी जो है वो हम लोग कहानी यहाँ तक की बातें हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है कुछ नोट में और भी बातें दी गई है। बोला जा रहा है कि आपका जो फर्स्ट जनरेशन है जिसमें मक्का, गन्ना, इन सभी से एथेनॉल बनाने पर जो है वो फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस हो सकता है। देन हम लोग को अब फर्स्ट जनरेशन से जो है वो सेकेंड जनरेशन की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कृषि अपशिष्ट, फसल अपशिष्ट, इन सभी अपशिष्टों का यूज़ करेंगे। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो अभी आपका मक्का हो गया, गन्ना हो गया, जौ हो गया, बाजार हो गया, बाजरा हो गया, इन सभी का यूज़ करते थे। तो ऐसे में फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस होगा ना भाई। अब हम लोग जैव ईंधन और खाद्य सुरक्षा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपस में जोड़कर देखेंगे। तो बोला जा रहा है कि भारत में जैव ईंधन के उत्पादन में खाद्य अनाजों के उपयोग से खाद्य सुरक्षा के समक्ष गंभीर खतरे देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। यानी कि भारत में जैव ईंधन का उत्पादन कर रहे हैं, बायोफ्यूल्स का उत्पादन कर रहे हैं, तो ऐसे में खाद्य अनाजों का उपयोग होगा और जब हम लोग खाद्य अनाजों का उपयोग करेंगे तो खाद्य सुरक्षा के समक्ष यानी कि फूड सिक्योरिटी के समक्ष गंभीर खतरे जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन के उत्पादन हेतु खाद्य उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्रथम जनरेशन का जो जैव ईंधन उत्पादन करेंगे उसमें हम लोग खाद्य पदार्थों का बहुत बड़े लेवल पर उसका जो है यूज हम लोग करेंगे। तो ऐसे में जैव ईंधन सामग्री के रूप में इनका प्रयोग करने से भारत की बढ़ती जनसंख्या के समक्ष भूखमरी और जो आपका कुपोषण वाला जो समस्या है, यानी कि आपका जो है हंगर और आपका जो माल न्यूट्रिशन का जो समस्या है, ये उत्पन्न होगा। फिर बोला जा रहा है कि जैव ईंधन की बढ़ती मांग के कारण खाद्य बाजार में मुद्रास्फीति उच्च हो जाएगी। तो ऐसे में देखिए कि आपका जैव ईंधन की
डिमांड बढ़ेगा तो ऐसे में खाद्य बाजार में, फूड मार्केट में देखिएगा कि आप जो है इन सभी का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि मुद्रास्फीति जो है हाई हो जाएगी, उच्च हो जाएगी, जो कि भारत के जैसे आपके डेवलपिंग देश यानी कंट्री यानी कि विकासशील देश में गरीबी यानी कि पॉवर्टी, भूखमरी यानी कि हंगर, इन सभी की समस्या को गहरे स्तर तक जो है वो प्रभावित करेगी। बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर लोगों पर चल जाएगा कि भाई जिसके पास गन्ना है, जिसके पास गेहूँ है, चावल है, मक्का है, जिसके पास है, सरकार उसे खरीदेगी, आप दाम बढ़ा दोगे तो सरकार उसको खरीदेगी ही, तो ऐसे में मुद्रास्फीति होगा कि नहीं होगा? जी हाँ। और लोगों को पता है कि ये आपका, अगर हम लोग फर्स्ट जनरेशन के ऊपर अगर हम लोग डिपेंड रहे तो हम लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में खाद्य संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग खाद्य पदार्थों का यूज करेंगे ना पहले वाले में, तो हम लोग जो है वो फर्स्ट जनरेशन से हम लोग अब सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की ओर शिफ्ट करेंगे। फोर्थ जनरेशन में जाने से पहले हम लोग को अभी बहुत समय लगेगा, फोर्थ जनरेशन में भी जा नहीं पाते हैं, जा नहीं सकते मतलब। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में खाद्य बनाम ईंधन के संघर्ष से बचने के लिए अधिशेष उत्पादन वाले खाद्य पदार्थ तथा अपशिष्ट खाद्य पदार्थ के उपयोग का ही प्रावधान किया गया है। तो ऐसे में जो आपका राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति आया था जो 2018 में, तो उसमें एक तरफ है आपका जैव ईंधन और एक तरफ है आपका खाद्य सुरक्षा, तो जैव बायोफ्यूल्स वर्सेस फूड सिक्योरिटी। तो ऐसे में जो ये एक दूसरे के ये खिलाफ हो जा रहे हैं, तो ऐसे में इसको कंट्रोल करने के लिए बोला गया कि जो अधिशेष खाद्य उत्पादन होगा उस आप अधिशेष वाले को ही जैव ईंधन के उत्पादन के रूप में लगा सकते हो, ठीक ना। और साथ ही साथ 2G जैव ईंधन रिफाइनरियों के माध्यम से कृषि अपशिष्टों के द्वारा जैव ईंधन उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया। यानी कि हम लोग जो है, जो आपका जो सेकेंड जनरेशन का जो जैव ईंधन बनाने के लिए हम लोग रिफाइनरी बनाए, जैसे कि आपका BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाए 2018 में ही। कहाँ पे? तो उड़ीसा के बाड़गढ़ जिले में। इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, ठीक है। जैव ईंधन ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है और इसे पवन और सौर और समुद्र ऊर्जा के साथ भी जोड़ा जा सकता है। तो जब भी आप आंसर लिखिएगा अगर जैव ईंधन के ऊपर, तो जैव ईंधन जो है वो ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, अल्टरनेटिव इसका यूज है, अल्टरनेटिव सोर्स है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसको आप जैव ईंधन को पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, समुद्र ऊर्जा इन सभी के साथ भी जोड़कर लिख सकते हो। तो यहाँ तक की बातें हम लोग को समझ में आ गई है। अब हम लोग एक और पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, वो क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, वो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा जैव ईंधन के लाभ क्या है, जैव ईंधन की हानि क्या है। और इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे एथेनॉल ब्लेडिंग कार्यक्रम, एथेनॉल ब्लेडिंग कार्यक्रम जिसको हम बोलते हैं EBP। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एथेनॉल जो है वो आपका 10, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी एथेनॉल को कितना मिलाया जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि एथेनॉल जो है वो 10%, यानी कि बोला जा रहा है कि एथेनॉल 10 रखा गया है, यानी कि आप 8.5% से लेकर 10% तक जो है वो पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाइए। ऐसे करके ये रेशियो रखा गया, मतलब ऐसा कि 8.5% एथेनॉल को मिलाइए और 10% पेट्रोल को मिलाइए, ऐसा। लेकिन बाद में एथेनॉल 20 का टारगेट रखा गया, यानी कि 20% एथेनॉल को मिलाइए पेट्रोल में, ऐसा। देखिए जो आप पेट्रोल रखते हो, जो भी आप पेट्रोल खरीदते हैं, तो उसमें टारगेट रखा गया कि स्टार्टिंग में आप क्या कीजिए कि पेट्रोल में लगभग 8.5 से लेकर 10% तक एथेनॉल को मिलाइए, ये टारगेट रखा गया। बाद में 2030 में ये टारगेट रखा गया था कि 2030 तक, बाद में इसको चेंज करके 2020 कर दिया, 2025 कर दिया कि आप जो है पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिला दीजिए, यानी कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाइए। ये टारगेट पहले 2030 तक रखा गया था, बाद में इसको चेंज करके 2025 कर दिया गया, समझे। और पहले क्या था, एथेनॉल 10%, यानी कि आप 8.5 से लेकर 10% तक एथेनॉल को मिलाइए पेट्रोल में। और अब कितना हो गया, एथेनॉल 20%, यानी कि आप 20% पेट्रोल में एथेनॉल, मतलब ये 20% एथेनॉल को मिलाइए पेट्रोल में। अब इसको एक एक करके देखते हैं। जो आपका EBP है, यानी कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम या फिर कार्यक्रम जो है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, पर्पस क्या है कि पेट्रोल के साथ एथेनॉल का मिश्रण करना, और जिससे हम लोग को सीधे तौर पर क्या होगा, 2 तरह का लाभ होंगे। जैसे क्या क्या, सबसे पहले हम लोग जो है वो पेट्रोल के आयात में क्या होगी, कमी आएगी, और जिससे देश में करोड़ों डॉलर का जो है वो फायदा होगा। नहीं तो हम लोग आयात में भी तो करोड़ों करोड़ डॉलर वेस्ट कर रहे हैं ना। इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन में भी क्या होगी, कमी आएगी, जिससे पर्यावरण भी, और जो पर्यावरण है जो है हमारा, वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। हमारा पर्यावरण बेहतर होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये पर्यावरण हमारा बेहतर हो जाएगा ऐसे में। तो ये है आपका एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम यानी कि CBP। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं, 2-4 लाइन ही याद करिए। देखिए इतना सारा आप कंटेंट याद भी कर लोगे ना, एग्जाम में आप नहीं लिख पाओगे। एक टॉपिक से आपको मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 पेज ही लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5.5 पेज लिखोगे। तो उसमें आप कंक्लूजन लिखोगे, उसमें आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, मेन बॉडी लिखोगे, तो इतना ज़्यादा आपके पास
नहीं होगा कंटेंट लिखने के लिए। कंटेंट याद तो कर लोगे लेकिन आप सबको आप यूज नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए है कि ज़्यादा नहीं, इस सब टॉपिक में देखिएगा, 2-2 4-4 पॉइंट ही याद कीजिए, बस आपका काम चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका जैव ईंधन के लाभ। इसके क्या लाभ है उसको हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। जैव ईंधन के लाभ, तो बोला जा रहा है कि इसका लाभ क्या क्या है। सबसे पहले ये पर्यावरण मित्र है, यानी कि इको फ्रेंडली है। जैसे कि आपका ये ग्रीन हाउस गैस जो है उन सभी को ये कम उत्सर्जित करता है। इसके अलावा ये आयात निर्भरता में हम लोगों को कमी करेगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाएगा और अवसंरचनाओं का निर्माण करेगा, रोजगार को भी सृजन करेगा। फसल अपशिष्टों से किसानों को अतिरिक्त लाभ होगा। इसके अलावा बेहतर ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन होगा, यानी कि बेहतर जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा। इसके अलावा हम लोग का जो स्वास्थ्य है वो भी बेहतर होगा। और साथ ही साथ हम लोग जो है बहुत बड़े जो आयात का जो निर्भरता है दूसरे खाड़ी देशों के साथ, गल्फ कंट्री के ऊपर तेल के लिए, वो हम लोग का निर्भरता जो है वो कम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी प्रोग्राम है ना, बहुत अच्छा बात है ये भारत के लिए। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे बायोगैस के बारे में। तो बायोगैस क्या है, ये भी आपका ये जैव ईंधन का ही प्रकार है। तो बायोगैस के बारे में देखिए, तो बायोगैस के बारे में बोला जा रहा है, सिंपल सी बात याद रखिएगा कि बायोगैस का जो उत्पादन है वो बायोमास के अवायवीय अपघटन के द्वारा किया जाता है और बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। तो अवायवीय यानी कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है। और इसका मतलब क्या होता है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, तो इसमें बोला जाता है कि जो भी आपका जैविक पदार्थ है जैसे कि कचरा हो गया, गोबर हो गया, खाद हो गया, इन सभी को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जो सूक्ष्म जीव जो है मैक्रो जो ऑर्गन्स है ये सभी इसको तोड़ते हैं, विघटित करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है एनारोबिक डिकम्पोजिशन। और ऐसे में उसके बाद क्या बनता है, बायोगैस बनकर जो है वो सामने आता है। बायोगैस में हम लोग देखिएगा CH4 यानी कि मीथेन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकलता है। और साथ ही साथ बायोगैस बनता है। इसके अलावा आपका बायो स्लरी बनता है यानी कि खाद बनता है, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा उर्वरक क्षमता जो है मिट्टी का उर्वरक क्षमता, फर्टिलाइजर जो कैपेसिटी है ये इसको बढ़ा देता है। ठीक है ना। तो बायोगैस का निर्माण कैसे होता है वो आपको समझा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, बोला जा रहा है कि जब कार्बनिक पदार्थों जैसे कि पशु अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट इत्यादि का अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन किया जाता है वो भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो इससे विभिन्न गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें मुख्यतः मीथेन गैस 75%, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये सभी पाए जाते हैं। बायोगैस सीधे तौर पर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे उपचारित करके CO2 की मात्रा को भी कम जो है वो किया जा सकता है और बायोमीथेन का जो है वो उत्पादन भी हम लोग कर सकते हैं इसी से। इसके अलावा बोला जा रहा है कि भारत में बायोगैस उत्पादन की प्रचुर संभावना है, क्योंकि यहाँ पे पशुधन बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। तो भारत में जो है वो बायोगैस का जो उत्पादन है इसके लिए हमारे पास बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भारत में पशु जो धन है यानी कि जो एनिमल्स है बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में है। देन उनसे जो है काफ़ी ज़्यादा गोबर वोबर या फिर जो भी अवशिष्ट उन लोगों का प्राप्त होगा, तो इनसे हम लोग ये सारा जो है वो प्रोसेस को कर पाएंगे। तो इस तरह से देखिएगा कि आपका जो जैव ईंधन का जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो गया है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था बट इम्पोर्टेंट था, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जैव ईंधन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इसको आप और भी अपडेट कर लीजिएगा इसमें कुछ डाटा को, तो फिर जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट और जानना है, वो है आपका पायरोलिसिस का कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है। सो पायरोलिसिस के बारे में हल्का जानना है, फिर इसका फिगर देखना है, फिर हम लोग नेक्स्ट ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग सौर ऊर्जा की ओर चले जाएंगे। तो पायरोलिसिस के बारे में बोला जा रहा है, पायरोलाइसिस के बारे में बोला जा रहा है कि यह एक तापीय अपघटन प्रक्रिया है। तो पायरोलिसिस क्या है, एक आपका तापीय अपघटन प्रक्रिया है। तापीय यानी कि टेम्परेचर में अपघटन किया जाता है, यानी कि डिकम्पोज किया जाता है। और इसमें पदार्थ को अति उच्च तापमान पर नियंत्रित वातावरण में अपघटित किया जाता है। नियंत्रित वातावरण यानी कि तापमान रहेगा और अपघटन होगा। नियंत्रित वातावरण यानी कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन को हटा दिया जाएगा, तो ये वातावरण जो है वो नियंत्रित हो गया। और इस प्रक्रिया में पदार्थ की रासायनिक संरचना में बदलाव आता है, अतः इसे ताप रासायनिक प्रक्रिया भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये ताप के कारण रासायनिक संरचना में बदलाव आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ताप रासायनिक प्रक्रिया। अब बायोमास के पायरोलिसिस प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर डिकम्पोज यानी कि अपघटित किया जाता है, और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थ के विभिन्न भौतिक पदार्थों का जो है वो निर्माण होता है। समझे ना। तो क्या बोला गया, जैसे कि आप पायरोलिसिस प्रक्रिया समझो ऐसा, आप कचरा को ले लो या प्लास्टिक को ले लो, इसको जो है वो आप बहुत ही उच्च तापमान में इसको जो है वो गर्म करोगे,
टेम्परेचर में गर्म करोगे, ऑक्सीजन को वहाँ से हटा दोगे, तो बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल पे हीट करोगे ना, तब ये फ्यूल में चेंज हो जाएगा। और जब ये फ्यूल में चेंज होगा तो यही जो है प्रक्रिया जो है वो आपका पायरोलिसिस कहलाता है। यही प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है? तो आपका पायरोलिसिस कहलाता है। समझ में आ गया ये लाइन? बस यही चीज़ है। ये लैंग्वेज देखिए अकबकाइएगा नहीं, ठीक है। तो एक तापीय अपघटन प्रक्रिया है पायरोलिसिस, और इसमें पदार्थ को अति उच्च तापमान पे यानी कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे और साथ ही साथ एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में इसको डिकम्पोज किया जाता है, ठीक है। बस यही याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, वो मैप में थोड़ा सा डायग्राम में जो है वो आप इसको देख लीजिए। ये पायरोलिसिस का प्रक्रिया है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे बायोगैस को लिए, बायोगैस के लिए कचरा है एक तरह से मान लो, ऐसा इसको लिए हम लोग। इसके बाद इसको ड्राइंग किए, यानी कि यहाँ पे इसको सुखाया गया पूरी तरीके से। जब ये सूख गया तो यहाँ पे दो गो यहाँ पे लगा हुआ है ग्राइंडिंग, और यहाँ पे ग्राइंडिंग में इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ा गया, बहुत ही स्मॉल पार्ट्स में इसको तोड़ा गया। उसके बाद यहाँ पे वो आपका पायरोलिसिस रिएक्टर लगा हुआ होता है, और यहाँ पे जो पायरोलिसिस रिएक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका है नहीं, और जब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पे जल भी नहीं है, यहाँ पे ना ऑक्सीजन है, बट वो जो अवस्था परिवर्तन करेगा 3 फॉर्म में। देखो यहाँ पे ना वाटर है ना यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इसको टेम्परेचर पे इसको गर्म कर देंगे तो ये आपका 3 चीज़ों में बदल जाएगा। सॉलिड में बदलेगा, लिक्विड में बदलेगा और गैस में, तीनों फॉर्म में बदलेगा। तो जो कुछ आपका सॉलिड में बदलेगा उसको बोलेंगे बायोचार, और जो चीज़ आपका लिक्विड में बदलेगा उसको बोलेंगे बायो ऑयल, और जो चीज़ आपका गैस में बदलेगा उसको बोलेंगे हम लोग सिंथेटिक गैस, जिसमें आपका सिंथेटिक गैस में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ये सभी आ जाएंगे। तो यहाँ पे ना ऑक्सीजन है ना ही जल है, तो ऐसे में ये पदार्थ के जो है वो तीनों अवस्था में टूटेगा, कुछ सॉलिड में, कुछ गैस में, कुछ लिक्विड में। समझिए इस बात को। और यहाँ से यहाँ तक का जो प्रक्रिया है उसी को ही हम लोग पूरा बोलते हैं गैस रिसाइकलिंग। क्या बोलते हैं? रिसाइकलिंग। यहाँ से यहाँ तक जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं गैस रिसाइकलिंग कहते हैं। और ये तीनों प्रक्रिया में बदलेगा, ये कुछ सॉलिड, कुछ गैस, कुछ लिक्विड में बदलेगा। और बोला जाता है कि ये तीनों का जो इस्तेमाल है वो जैव ईंधन के रूप में हम लोग करते हैं। और ये जो प्रक्रिया है वो है आपका क्विंचिंग, यानी कि प्यासा कर देना, लिक्विड से चेंज गैस में। देखिए पहले बनेगा सॉलिड, सॉलिड से बनेगा आपका लिक्विड, लिक्विड से ही बनेगा आपका गैस। 3 चीज़ है, समझे ना। और तीनों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बायोफ्यूल के रूप में, यानी कि जैव ईंधन के रूप में करते हैं। और ये जो प्रक्रिया है क्विंचिंग प्रक्रिया होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं कि एक तरह से पूरी तरीके से प्यासा कर देना, और क्विंचिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही लिक्विड से वो गैस में बदल जाता है। बस इतना याद रखिएगा। ओवरऑल से इतना याद रखिएगा कि पायरोलिसिस कहने का मतलब है कि टेम्परेचर बहुत अधिक देना, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में दिन वो जलेगा नहीं, बट वह अवस्था परिवर्तन कर देगा, और वह अवस्था परिवर्तन सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों माध्यम में कर देगा। बस यही चीज़ है। थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड हम पढ़ा दिए हैं, तो आप इसको थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा पीछे बैक करके यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो है वो आपका पायरोलिसिस प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये भी आपको समझ में आ गया है। तो हम लोग इसको पढ़ लिए हैं। बायोगैस क्या होता है वो भी हम लोग जान लिए हैं, पायरोलिसिस प्रक्रिया क्या होता है वो भी लोग जान लिए हैं, जैव ईंधन के लाभ देख लिए हैं, इथेनॉल ब्रेडिंग कार्यक्रम भी देख लिए हैं, जैव ईंधन और खाद्य सुरक्षा में क्या संबंध है वो भी हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में आए तो वो लोग जाने हैं। जैव ईंधन की जो पीढ़ियाँ आई है, 4 गो पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, सभी के बारे में हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा जैव ईंधन के प्रकार है, बायो इथेनॉल है, बायो हाइड्रोजन है, बायोगैस है, बायोडीजल है, इन चारों के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके अलावा जैव ईंधन क्या है क्या नहीं उसके बारे में हम लोग जान लिए हैं। तो बस इतना ही जान लीजिए। अगर बायोफ्यूल से यानी कि जैव ईंधन से क्वेश्चन बनेगा तो 4-5 पेज का आप आंसर यहाँ से लिख दोगे, और आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मिला के पूरा आपका हो जाएगा। तो ज़्यादा ज्ञानी मत बनिए, इतना ही पढ़ लीजिए, काफ़ी है। इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। इससे पहले ना जैव ईंधन का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, वो देख लीजिए। बोला जा रहा है कि जैव ईंधन के सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभ क्या हो सकते हैं, और भारत में जैव ईंधन उत्पादन की संभावनाओं तथा चुनौतियों की जो है वो विस्तार से चर्चा करें। ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसके अलावा जैव ईंधन क्या है, या ऊर्जा के वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत में किस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक लाभ पहुंचाता है, और भविष्य में इसके संभावनाओं एवं चुनौतियों की चर्चा कीजिए। तो ये आपका जैव ईंधन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है 2-3 तरह का, और इस क्वेश्चन को आप टैकल कर लीजिए, कवर कर लीजिए, लिख लीजिए, और तो आपका जो है वो डाटा तैयार हो जाएगा। तो जैव ईंधन के बारे में इतना ही कुछ पढ़ना है। इसके बाद ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत है, तो इसमें हम लोग पहला पढ़े हैं जैव ईंधन,
अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे ऊर्जा, सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपका ये वाला जो है आज का क्लास वो कंप्लीट कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि ये क्लास आपका। सौर ऊर्जा के बारे में बोला जा रहा है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है इसी को हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। तो सन से जो हम लोग को सूर्य से जो प्राप्त हो रही है ऊर्जा उसी को हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा की बात की जा रही थी आपका दो तकनीक से, एक तो है आपका सौर तापीय और एक है आपका सौर विद्युत। सौर तापीय बोला जाता है कि यहाँ पे थर्मल एनर्जी लेते हैं डायरेक्ट, जैसे कि सोलर कुकर हो गया, थर्मल एनर्जी लेते हैं, यानी कि जो है आपका तापीय ऊर्जा लेते हैं डायरेक्ट सूर्य से, जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गया आपका सोलर कुकर। और दूसरा है आपका सौर ऊर्जा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी में इसको चेंज करेंगे, देन इसका यूज हम लोग करेंगे। इसको आप भी थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। फिर इसको बताया जा रहा है कि सौर ऊर्जा जो है वो निष्कर्षण, यानी कि समझिए सौर ऊर्जा को दो प्रकार से इसका जो है वो यूज किया जा सकता है। पहला है आपका सौर तापीय ऊर्जा, दूसरा है आपका सौर ऊर्जा। इसमें बोला जा रहा है कि सौर के तापीय ऊर्जा का उपयोग, यानी कि सन का जो थर्मल एनर्जी है इसका उपयोग हम लोग सीधे तौर पे करते हैं, जैसे कि सोलर कुकर में, सोलर वाटर में या फिर हीटर में। इसके अलावा जो आपका सौर विद्युत है, इसमें बोला जा रहा है कि इस विधि में सौर ऊर्जा को पहले हम लोग फोटोवोल्टिक सेल में संचित करते हैं, यानी कि उसको स्टोर करते हैं। फोटोवोल्टिक सेल, ये बैटरी जो है वो सेल का समूह होता है और बहुत सारे बैटरियों का समूह फोटोवोल्टिक सेल कहलाता है। और उसी फोटोवोल्टिक सेल में हम लोग सौर ऊर्जा को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि उसको संचित करते हैं, स्टोर करते हैं, और फिर उसका बाद में उसका जो है वो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब उसका यानी विद्युत ऊर्जा में उसको बदल के उसका जो है वो हम लोग यूज करते हैं एनर्जी के रूप में। सौर ऊर्जा के लाभ देखिए 4-5 गो पॉइंट, फिर सौर ऊर्जा के दोष देखेंगे, फिर इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो सौर ऊर्जा के लाभ क्या है, तो ये आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, खत्म नहीं होंगे, पर्यावरण मित्र है, इको फ्रेंडली है, निम्न परिचालन लागत है, रनिंग कॉस्ट कम है, आसानी से उपलब्ध है, सुलभ है। सभी पॉइंट को जो है वो खुद से आप इसको विस्तारित कीजिए, इसको आप सोचिए, इसके ऊपर मंथन कीजिए, चीज़ों को जोड़िए। सौर ऊर्जा के दोष क्या क्या है, तो कुछ कुछ दोष भी है कि इसका जो है उच्च स्थापना लागत होता है, बहुत अधिक मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ये पूरी तरीके से मौसम और जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। फिर एक सौर ऊर्जा का आप यहाँ पे चित्र बना दीजिएगा, यहाँ पे फोटो बना दीजिएगा और एग्जाम में बना दीजिएगा, यहाँ पे नहीं बना पाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सन बना दीजिएगा और सौर ऊर्जा का फोटो बना दीजिएगा, एक सोलर पैनल बना दीजिएगा, उसको एक जनरेटर से, मतलब कि ये फोटोवोल्टिक सेल से जोड़ दीजिएगा, फिर आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। फिर बोला जा रहा है कि एक अनुमान के अनुसार एक दिन में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा पृथ्वी के वार्षिक ऊर्जा उपभोग का 15 गुना होती है। मीन्स एक दिन के ऊर्जा को अगर स्टोर करें तो पूरी दुनिया 15 साल तक कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर ऊर्जा का। देखो सूर्य हम लोग को इतना ऊर्जा प्रदान करता है ना कि उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। और एक दिन में सूर्य हम लोग को पृथ्वी पे जितना ऊर्जा प्रदान कर रहा है, अगर उन सभी ऊर्जा को अगर हम लोग स्टोर कर ले उतना बड़ा बैटरी में तो पूरे पृथ्वी को 15 साल तक स्टोर, मतलब ये एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगा। मान लो कि एक बार बैटरी को चार्ज कर लिया तो 15 साल तक पूरा विश्व में जो है वो लाइट जलेगा, लाइट का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। ऐसा इतना हम लोग को वो देता है सूर्य एनर्जी। तो इसलिए देखिएगा कि ये बहुत ही बेहतर उपाय है कि नहीं है। अब हम लोग इसके आगे की कहानी देखते हैं एक एक करके, और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में। जैसे कि भारत में सौर ऊर्जा के बारे में बताया जा रहा है कि भारत में सौर ऊर्जा का क्या क्या है कंडीशन है। तो बोला जा रहा है कि भारत जो है वो आपका ट्रॉपिकल रीजन में आता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। उष्णकटिबंध समझ में आ रहा है ना, ये है पृथ्वी, बीच में है विषुवत रेखा 0 डिग्री, ऊपर है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, नीचे है 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो इन दोनों के बीच वाला जो रीजन उसको बोलते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो बोला जा रहा है कि भारत जो है वो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पे वर्ष के लगभग 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन में लगभग 300 दिन सौर विकिरण की उच्च मात्रा प्राप्त होती रहती है। अतः भारत में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। तो भारत में सौर ऊर्जा का अगर हम लोग क्षेत्र में देखें तो बहुत ही ज़्यादा असीम संभावना है भारत में। और भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सन 2010 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू और ऊर्जा मिशन का जो है वो प्रारंभ किया गया था। तो भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पे वर्ष के लगभग 300 दिनों तक सौर विकिरण की जो है उच्च मात्रा प्राप्त होती है। और भारत में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में असीम संभावना जो है वो मौजूद है। और इसी क्रम में भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2010 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशन का प्रारंभ किया गया था। जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशन का जो है वो
प्रारंभ किया गया था। जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशन का जो है वो प्रारंभ किया गया था, और जिसके तहत 2020 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। तो 2010 में आया था जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशन, और इसके तहत 2020 तक यानी कि 10 साल में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का जो है वो टारगेट रखा गया था। फिर 2010 में भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है वो मात्र 11 मेगावाट थी। कितना थी? 11 मेगावाट। और आपको ये पता है कि 10-24 किलोवाट में 1 मेगावाट होता है, और 10-24 मेगावाट में 1 गीगावाट होता है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा तो समझ में आया। तो हम लोग का जो है ना, मतलब सौर ऊर्जा उत्पादन 2010 में कितना था? मात्र 11 मेगावाट था, और 2020 में बढ़ के कितना हो गया? तो 35.1 गीगावाट हो गया। और हम लोग का टारगेट कितना था? 100 गीगावाट का टारगेट था, लेकिन वो 100 गीगावाट नहीं हुआ, और कितना हो पाया? 35.1 गीगावाट हो पाया। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये सभी फैक्चुअल है, तो इसमें क्या रटना ही है, तो इसको चीज़ों को केवल आप समझिए, समझना क्या है, रटिए केवल, आगे बढ़िए। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले कुछ सरकारी प्रयास भी है, वो देखिए। जैसे कि सबसे पहले आपका आया है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन। कब आया? 2010 में आया। इसका 3 चरण था। प्रथम चरण 2010 से 13 तक, द्वितीय चरण 2013 से 2017 तक, और तृतीय चरण 2017 से लेकर 2022 तक। फिर बोला जा रहा है कि सौर ऊर्जा मिशन की शुरुआत सन 2010 ईस्वी में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो है वो किया गया था, और इसकी शुरुआत जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि NAPCC यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि आपका 2008 में बना था, इसी के तर्ज पे ही जो है वो इसी के तहत एक हिस्से के रूप में की गई थी। और इस मिशन का जो लक्ष्य था वो 2022 में लगभग 100 गीगावाट तक की सौर ऊर्जा उत्पादन करने का जो है वो लक्ष्य स्थापित किया गया था। यहाँ 2020 में नहीं बल्कि 2022 तक 100 गीगावाट का टारगेट रखा गया था, 2022 तक। फिर बोला जा रहा है कि इस मिशन को 3 चरणों में जो है वो लागू किया जाना था। प्रथम जो चरण है, तो बोला जा रहा है कि प्रथम चरण में बोला जा रहा है कि इस चरण में 1 गीगावाट मीन्स 1000 मेगावाट तक की सौर विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया था। और इसके लिए जो है वो बोला जा रहा है कि जो ग्रिड संबंध हो, यानी कि वो सभी से एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक ना? देखो NAPCC इसी में ही शामिल था। इसके अलावा जो आपका नेशनल सोलर मिशन 2020 आया था, इसका नया नाम हो गया सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन आया था 2010 में, और इसी का ही नाम 2020 में क्या कर दिया गया है? तो नेशनल सोलर मिशन रख दिया गया है, और इसी से संबंधित है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर जो इसका जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण में बोला गया कि इसमें 1 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का टारगेट रखा गया। 1 गीगावाट मतलब क्या होता है? देखो 10-24 वाट मतलब 1 किलोवाट, और 10-24 किलोवाट मतलब 1 मेगावाट, या फिर ऐसे समझो ना 1000 वाट मतलब 1 किलोवाट, और 1000 किलोवाट मतलब 1 मेगावाट, और 1000 मेगावाट मतलब 1 गीगावाट। ठीक है। और हम लोग प्रथम चरण में 1 गीगावाट यानी कि 10,000 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन क्षमता हम लोग को टारगेट रखा गया था, यानी कि सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है, इसका लक्ष्य रखा गया था। इसी में एक कॉन्सेप्ट आया था जो कि सभी क्या होना चाहिए? ग्रिड संबंध होना चाहिए। ग्रिड संबंध होना चाहिए इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पे, एक आपका ऑन ग्रिड और एक आपका ऑफ ग्रिड। इन दोनों में क्या अंतर है वो देखिए। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का कॉन्सेप्ट, ग्रिड जो है वो आपका ये ग्रिड यूटिलिटी यानी कि सभी का साथ सबका विकास, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है। और ऑफ ग्रिड मतलब होता है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए, एग्जांपल के लिए आप इन्वर्टर लगाए वो केवल अपने घर में यूज करोगे। और ये जो ऑन ग्रिड है वो जैसे गांव में लगा है सोलर पैनल, तो पूरे गांव के लिए लगा है, वो सामूहिक उपयोग हेतु है। यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका ऑन ग्रिड है, इसको ग्रिड से कनेक्शन मिलता है, जी हाँ मिलता है। इसमें बैटरी का यूज होता है तो नहीं होता है। इसमें लाइट कटने पर वो चलता है कि बंद होता है, तो ये बंद हो जाता है। इसका कीमत कैसा है? तो ये आपका सस्ता है। ये अतिरिक्त बिजली ग्रिड को भेज सकता है, तो हाँ जी हाँ भेज सकता है। इसका उपयोग जगह कहाँ पे है? तो शहर में है और आपका कस्बा में है। लेकिन अगर हम लोग ऑन ग्रिड के ऑफ ग्रिड की बात करें तो ये आपका कैसा होता है? तो ये आपका व्यक्तिगत उपयोग के लिए होता है। इसमें आप एग्जाम्पल के लिए इन्वर्टर रखोगे, वो आपका केवल घर के लिए अपना पर्सनल यूज़ के लिए होता है। इसमें ये जो है वो ग्रिड से जो कनेक्शन होता है नहीं,
कोई किसी ग्रिड से कनेक्शन नहीं होता है। इसमें बैटरी होता है तो जी हाँ बैटरी होता है। लाइट कटने पे ये बंद हो जाता है तो नहीं, बंद नहीं होता है। ये सस्ता होता है तो नहीं, ये महंगा होता है। इसमें जो अतिरिक्त बिजली जो है वो ग्रिड को भेज सकता है, तो ये बिजली को नहीं भेजता है, मतलब ये ग्रिड को नहीं भेजता है। अतिरिक्त जो इसमें जो बिजली बचता है वो आपका बैटरी में ही सेव रहता है। ये इसका उपयुक्त जगह कहाँ पे है, तो इसका ग्रामीण है और दूर दराज क्षेत्रों में इसका यूज होता है। और ये ग्रिड से जुड़ा हुआ सोलर सिस्टम बिजली बिल घटता है। अच्छा, ये ऑन ग्रिड की बात कीजिए तो ये आपका ग्रिड से जुड़ा हुआ एक सोलर सिस्टम है और ये इसमें जो है वो बिजली बिल घटता है। और ये बैटरी आधारित सिस्टम है और इसमें बिजली कटौती में भी ये काम करता है। जी हाँ, तो ये ऑन ग्रिड और थोड़ा सा ऑफ ग्रिड का कॉन्सेप्ट था, इसको आप समझ लीजिएगा क्या है क्या नहीं। सो तो ऑन ग्रिड ये सामूहिक यूज के लिए है, ऑफ ग्रिड ये पर्सनल यूज के लिए है, बस इतना याद रखिएगा। इसके अलावा प्रथम चरण में बोला जा रहा है कि इस चरण में लगभग 4,000 करोड़ रुपये जो है वो इस मिशन पर खर्च किए गए। और इस चरण में अनुसंधान यानी कि रिसर्च और विकास यानी कि डेवलपमेंट, मानव संसाधनों का विकास, तकनीकी सहायता, इसके अलावा प्रशिक्षण और साथ ही साथ जन जागरूकता, इन सभी को केंद्र में रखा गया था। तो पहले चरण में क्या किया गया, 1,000 मेगावाट यानी कि 1 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया और उसको जो है वो आपका ग्रिड प्रणाली से जोड़ना था। और वो भी ग्रिड प्रणाली कैसा, ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड, तो बोलेगा ऑन ग्रिड प्रणाली से, सामूहिक इसका यूज करने के लिए। फिर बोला गया कि इसमें जो है वो 4,000 करोड़ रुपए का जो है वो लक्ष्य, मतलब ये टारगेट किया गया खर्च करने का इस मिशन में, पहले चरण में। और इस चरण में जो है वो अनुसंधान के ऊपर, मानव विकास के ऊपर, तकनीकी सहायता के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर और जन जागरूकता के ऊपर जो है वो फोकस किया गया। फिर आइए द्वितीय चरण में बोला गया कि इस चरण में विभिन्न जो भी सौर प्रोजेक्ट है उन सभी सौर प्रोजेक्टों के माध्यम से 10 गीगावाट तक की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का जो है वो लक्ष्य रखा गया था। तो सेकेंड चरण में अलग अलग मतलब कि सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया और उन सभी सौर प्रोजेक्टों के माध्यम से कितना, तो 10 गीगावाट मतलब 1 गीगावाट मतलब 1,000 मेगावाट, तो 10 गीगावाट मतलब 10 गीगावाट मतलब, तो समझ लीजिए कि 10 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन का जो है वो लक्ष्य रखा गया था। और इसमें 4 गीगावाट क्षमता का जो है निर्माण केंद्र सरकार की योजनाओं के द्वारा और 6 गीगावाट क्षमता का जो निर्माण है वो राज्य प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा था। यानी कि इसमें जो है वो सेकेंड चरण में 10 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 6 गीगावाट और 4 गीगावाट में विभाजित किया गया था। 4 गीगावाट जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से करना था और जो 6 गीगावाट जो है वो राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित जितने भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं के माध्यम से 6 गीगावाट जो है वो मतलब कि सौर ऊर्जा का उत्पादन करना था। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा चरण। इसी में आइए तीसरा चरण की ओर, तीसरे चरण की ओर। तो तीसरा चरण में क्या बोला जा रहा है वो देखिए। तीसरा चरण में बोला गया कि इस मिशन का जो है सौर ऊर्जा उत्पादन के खर्च को कम करना था। यानी कि तीसरा चरण में क्या पर्पस रखा गया था कि इसमें जो ये जो मिशन था, तीसरा चरण था, उसमें बोला गया कि इस मिशन में जो सौर ऊर्जा उत्पादन में जो खर्च हो रहा है इस खर्च को कम करना था और इसी को उद्देश्य से ये तीसरा चरण लाया गया था। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों पर जो है वो स्ट्रेटेजी पे काम किया गया था। पहला है R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि अनुसंधान और विकास के ऊपर फोकस किया गया। दूसरा है दीर्घकालिक नीति निर्माण किया गया और तीसरा है सौर ऊर्जा में प्रयुक्त जो भी उपकरण है इनका जो है वो घरेलू निर्माण किया गया। यानी कि अगर चीज़ों को आप डोमेस्टिक स्तर पर ही बनाओगे तो उसको जो है वो आयात नहीं करना पड़ेगा और जब चीज़ों को आयात नहीं करना पड़ेगा तो वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी ना, उसमें जो कॉस्ट है, लागत जो है वो कम होगा ना थोड़ा बहुत। ये हो गया। तो पहला क्या है, जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशन, जिसको 2020 में नाम चेंज करके कर दिया गया, क्या कर दिया गया, नेशनल सोलर मिशन, ये कर दिया गया। और इसमें 3 चरण था, तीनों चरण के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा करके बतला देना है और फिर ये जो है वो बातें आपका कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है एक और योजना आया था, वो योजना था आपका क्या, तो सौर पार्क योजना। ये सभी योजनाओं के बारे में आप एक पेज का नोट्स मत तैयार कीजिए, 4 लाइन का नोट्स तैयार कीजिए जिसको आप एग्जाम तक कैरी कर पाओगे। तो सौर पार्क योजना में क्या बोला गया कि इस योजना के तहत देश के विभिन्न भागों में 500 मेगावाट तक की उत्पादन क्षमता वाले सौर पार्कों का निर्माण करना है। तो सौर पार्क योजना के तहत हम लोगों को क्या बनाना है, तो सौर पार्कों का निर्माण करना है और वैसे सौर पार्कों का निर्माण करना है जिसके माध्यम से 500 मेगावाट उत्पादन करने वाले सौर पार्कों का निर्माण करना है। यानी कि हर एक सौर पार्कों में दिखेगा
जो भी पार्क में जो आप सोलर पैनल को लगाइएगा उससे 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना चाहिए ऐसा। फिर तीसरा है आपका पीएम कुसुम योजना आया, यानी कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना आया, जो कि राजस्थान के चुरू गांव से ये स्टार्ट हुआ था। और बोला जा रहा है कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियोग योजना इसको बोलते हैं। पीएम कुसुम, कुसुम का फुल फॉर्म क्या था? तो के से किसान, यू से ऊर्जा, एस से सुरक्षा और यू से उत्थान और एम से महाभियान। तो पीएम कुसुम का ये फुल फॉर्म है। फिर बोला जा रहा है कि इस योजना की जो शुरुआत है वो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो ये वो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, उसी ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पीएम कुसुम योजना का शुरुआत किया गया था। और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में, कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऑफ ग्रिड सोलर पंप स्थापित करने हेतु जो है वो प्रदान किया जाएगा। अच्छा, ये योजना का जो लाभ है किसको मिलेगा? ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसे? किसानों को। किसानों को कैसा ग्रिड मिलेगा? ऑन ग्रिड या फिर ऑफ ग्रिड? तो ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड सामूहिक होता है, जबकि ऑफ ग्रिड व्यक्तिगत यूज के लिए होता है। और व्यक्तिगत यूज के लिए यहाँ पे सोलर पंप दे रहा है किसानों को, ताकि ग्रिड पर जो है भार जो है उस भार को क्या किया जा सके? तो कम किया जा सके। और साथ ही साथ जो सिंचाई जो सुविधा है, इरिगेशन का जो सिस्टम है, उसका और भी ज़्यादा विस्तार किया जा सके। हम लोग के पास सोलर पंप आएगा तो ये और बेहतर है ना। इसके अलावा चौथा योजना चल रहा है वो है आपका सृष्टि योजना। और सृष्टि योजना का फुल फॉर्म है एस फॉर सस्टेनेबल, आर फॉर रूप, उसके अलावा है रूप टॉप, आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन और एस फॉर सोलर, टी फॉर ट्रांसफिगरेशन और आई फॉर इंडिया। तो सृष्टि का फुल फॉर्म समझिए ऐसा है, सस्टेनेबल रूफ टॉप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया। और सृष्टि योजना के ही माध्यम से भवनों की छतों पर, यानी कि बिल्डिंग के छतों पर सौर ऊर्जा प्रोजेक्टों की स्थापना को ये प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ठीक है ना। तो आप घर के अपना जो बिल्डिंग है, अपने जो घर है, अपना जो भवन है, उसकी छतों पर आप सौर ऊर्जा प्रोजेक्टों की स्थापना कीजिए सृष्टि के माध्यम से। पांचवा है आपका सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम। सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम, इसमें बोला जा रहा है कि यह राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संसाधन के द्वारा संचालित कार्यक्रम है। यानी कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के द्वारा, यानी कि ये संस्था के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये संचालित कार्यक्रम है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि ऊर्जा प्रोजेक्टों की स्थापना करना है और उसके मरम्मत के लिए प्रशिक्षण भी देना है। तो ऊर्जा प्रोजेक्टों की स्थापना और उसकी मरम्मत के लिए ट्रेनिंग देना, ये आपका सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका आया था अटल ज्योति योजना। और इसमें बोला जा रहा है कि इस योजना के द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट सार्वजनिक स्थानों पे लगाए जाएंगे। तो जो भी सोलर स्ट्रीट लाइट है वो सार्वजनिक स्थानों पे लगाए जाएंगे, जैसे गांव मोहल्ले में लगता है ना भाई, अलग अलग मोहल्ला में, वो आपका अटल ज्योति योजना के तहत ही लगाया जा रहा है। ये हो गया। इसी में ही आठवां है आपका कि इनके द्वारा या इनके अलावा सौर ऊर्जा प्रोजेक्टों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किया जा रहा है, जो कि निम्नलिखित है। जी हाँ, अगर सौर ऊर्जा प्रोजेक्टों को अगर आप बढ़ावा देंगे तो ऐसे में सरकार जो है वो आपको प्रोत्साहन भी करेगी। जैसे कि इसमें पहला चीज़ बताया जा रहा है कि सौर ऊर्जा प्रोजेक्टों को 10 वर्षों तक टैक्स फ्री है। इसके अलावा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा सौर ऊर्जा संबंधित उत्पाद जैसे कि सोलर लैंप, सोलर हीटर इत्यादि में 30% की आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। अगर आप सोलर लैंप बनाते हो, सोलर हीटर बनाते हो, या फिर सोलर से संबंधित जितने भी चीज़ों बनाते हो उसमें आपको सब्सिडी भी दी जाएगी 30%। जैसे कि आपको 100 रुपये उत्पादन करने में लगा तो आपको 30 रुपये सरकार दे देगा। इसके अलावा और भी है, जैसे कि सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में 100% FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति भी दे दी गई है। इसके अलावा सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए हरित फंड भी बनाए हैं, जैसे कि आपका ग्रीन मसाला बैंड नहीं बॉन्ड। तो ग्रीन मसाला बॉन्ड ये क्या है? एक तरह से आपका हरित फंड है, ताकि इस क्षेत्र में निवेश को और भी ज़्यादा आकर्षित किया जा सके। तो ये तो आपका राष्ट्रीय प्रयास हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय प्रयास देखेंगे सौर ऊर्जा से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या है वो देख लीजिए। इसमें दो चीज़ है, दो कॉन्सेप्ट है। एक है आपका ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस,
इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव, इंडिया में ही है, हरियाणा में गुड़गांव में है। और दूसरा है आपका OSOWOG, यानी कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ऐसा है। तो ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, पहले तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। तो बोला जा रहा है कि यह सौर ऊर्जा पर आधारित एक सहयोग संगठन है। सहयोग संगठन यानी कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, सौर ऊर्जा पर आधारित। और यह भारत की पहल पर 2015 में स्थापित किया गया था। तो इसमें इनिशिएटिव कौन किया है, इनिशिएटिव रोल कौन निभाया है, तो निभाया भारत। भारत के ही पहल पे इसका जो है वो स्टार्ट किया गया था 2015 में। और इस गठबंधन के अंतर्गत यानी कि इस अलायंस के अंतर्गत कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में, कर्क रेखा मकर रेखा समझ में आ रहा ना, कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच में जितने भी देश हैं उसकी बात की जा रही है। और इसमें 121 गो देश शामिल है। तो 121 के देश में 114 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये रहा। तो ये बोला जा रहा है कि इस गठबंधन के अंतर्गत कर्क एवं मकर रेखा के मध्य में स्थित देश प्राथमिक रूप से इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय और आपका अंतर सरकारी संगठन है जिसका कि मुख्यालय भारत में है। इसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सभी का मुख्यालय भारत से बाहर है, लेकिन ये वो पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका मुख्यालय भारत में है। और भारत में कहाँ पे है, गुड़गांव में है। फिर बोला जा रहा है कि इसका जो उद्देश्य है वो इन देशों की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा के संसाधन के रूप में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करना है। तो इसका एक ही को पर्पस है कि यानी कि इसके जो इतने भी सदस्य देश रहेंगे, 121 वो देश यहाँ पे आते हैं, और 121 देश में 114 देश इसमें सहमति किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं। तो उन सभी 114 देशों को ऊर्जा के वैकल्पिक जो भी ज़रूरत होगा, मतलब ऊर्जा का जो भी स्रोत होगा, मतलब कि ऊर्जा का जो भी ज़रूरत होगा उसको पूरा करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा के साधन के रूप में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करना है। ये इसका क्या है, पर्पस है। फिर बोला जा रहा है कि इसके अलावा इसके जो भी सदस्य देश है इनको सस्ती दरों पर सोलर तकनीक उपलब्ध कराना है और साथ ही साथ अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा देना है। तो इसके जितने भी सदस्य देश है उसको सस्ती दरों पे, एकदम कम इंटरेस्ट रेट पे सोलर तकनीक उपलब्ध कराना है और उनको अनुसंधान और विकास में भी बढ़ावा देना है, यानी कि उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी उसको शामिल करना है और उसको बढ़ावा देना है। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन या फिर गठबंधन, इसको बोलते हैं हम लोग ISA। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुआ एक ठो। इसके अलावा एक और आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है, वो है आपका OSOWOG, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसके बारे में ये क्या है क्या नहीं है इसको भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, और इसको जान लेंगे उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये जो प्रयास है वन वर्ल्ड मतलब वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसका क्या है, इसका समस्या है, इसका क्या है, इसका लाभ है, ये सभी जानेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में भारत में सौर ऊर्जा की स्थापना से जुड़ी जितनी भी प्रमुख चुनौतियां हैं उन सभी चुनौतियों को देखेंगे, और लास्ट में हम लोग भारत में सौर ऊर्जा के संबंध में आगे की राह क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, समाधान क्या है, वो बतलाएंगे। और उसके बाद हम लोग का ये जो टॉपिक है वो पूरा आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं रहेगा, ये आपका तुरंत कवर हो जाएगा। तो बस आप वीडियो में बने रहिए, थोड़ा सा 15 मिनट और लगेगा आपका, 15 से 20 मिनट, और ये टॉपिक जो है वो आपका पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो आपका प्रोग्राम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसको ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA वही इसको जो है वो संचालित भी करता है, और UK जो है वो इसका नाम ग्रीन ग्रिड दिया है यानी कि यूनाइटेड किंगडम। और ये आपका 3 चरण में कंप्लीट होगा। पहले आपका एशिया ग्रिड, दूसरा अफ्रीका ग्रिड, और तीसरा आपका वैश्विक ग्रिड यानी ग्लोबल ग्रिड, ऐसा होगा। तो पहले ये एशिया के देशों को आपस में जोड़ेगा, फिर अफ्रीका के देशों को आपस में जोड़ेगा, फिर पूरे विश्व को आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो इसी में बोला जा रहा है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एक विश्वव्यापी परियोजना है, और इस अवधारणा को 2018 में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की पहली बैठक में जारी किया गया था। बाप रे बाप, मोदी जी इसको जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की यानी कि ISA की
जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें ये बात बोला गया था 2018 में। और यह परियोजना सूर्य कभी अस्त नहीं होता इसके सिद्धांत पर आधारित है। तो सूर्य कभी अस्त नहीं होता इस सिद्धांत पे ये परियोजना जो है वो आधारित है। और इसके तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला एक इंटरनेशनल विद्युत ग्रिड स्थापित करना है। तो इसका क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि इसके तहत यानी कि ये जो प्रोग्राम है इसके तहत पूरे दुनिया भर में यानी पूरी दुनिया में पूरे विश्व में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एक ट्रांसनेशनल विद्युत ग्रिड बनाना है। क्या बनाना है? तो एक वो ट्रांसनेशनल विद्युत ग्रिड बनाना है। फिर बोला जा रहा है कि यह भारत द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है और जिसका आर्थिक लाभ साझा करने के मामले में वैश्विक महत्व भी है। और यह जो योजना है वो आपका 3 चरणों में पूरा होगा। ठीक है, तो यह जो है वो भारत के द्वारा शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और जिसका आर्थिक लाभ साझा करने के मामले में वैश्विक महत्व भी है। और यह जो योजना है वो आपका 3 चरणों में पूरा होगा। प्रथम चरण क्या है? तो वो देखिए, प्रथम चरण में बोला जा रहा है कि यह एशिया महाद्वीप के देशों के मध्य ग्रिड संपर्क स्थापित करेगा। तो ये जो है वो आपका एशिया महाद्वीप में जितने भी देश है उनके बीच में ये ग्रिड संपर्क को स्थापित करेगा। दूसरे चरण में ये अफ्रीकी देशों को जोड़ेगा और तीसरे चरण में ये वैश्विक इंटरकनेक्शन पर जो है वो ध्यान केंद्रित करेगा, यानी कि पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्शन यानी कि वैश्विक इंटरकनेक्शन पर ये जो वो ध्यान केंद्रित करेगा, यानी कि पूरे विश्व को जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये जो योजना है इसका महत्व क्या है? तो बोला जा रहा है कि यह अक्षय ऊर्जा स्रोतों में निवेश को आकर्षित करेगा। अक्षय ऊर्जा स्रोत क्या बोल रहे हैं हम? यानी कि जो भी आपका गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, यानी कि समझे ना, गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत है इसमें निवेश को ये क्या करेगा? आकर्षित करेगा। साथ ही साथ यह परियोजना सदस्य देशों में कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट तथा प्रौद्योगिकी विकास यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में भी ये सहायक सिद्ध होगी। और इस योजना के परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर ऊर्जा असमानता की जो स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी। तो पूरे वैश्विक स्तर पे यानी कि पूरे ग्लोबल लेवल पे जो ऊर्जा की असमानता है, किसी पर ज़्यादा है किसी पर कम है, तो ये जो एनर्जी इनइक्वालिटी है, डिस्पैरिटी है, इसको समाप्त किया जा सकता है इसके माध्यम से। इसके अलावा इस परियोजना के आर्थिक लाभों से गरीबी उन्मूलन तथा अन्य सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाएगा। तो ये परियोजना से हम लोगों को क्या मिलेगा? तो जितना भी आर्थिक लाभ होगा, इससे क्या क्या आर्थिक लाभ होगा? तो इससे गरीबी उन्मूलन होगा, इससे सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना भी करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एनर्जी रहेगा तो आप चीज़ों का उत्पादन इस सब में काम करोगे, ठीक ठाक करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और यह भारत को वैश्विक रणनीतियाँ विकसित करने के लिए अग्रणी होने का भी एक तरह से अवसर देगा, यानी कि भारत का इनिशिएटिव से देख रहे हैं इतना बड़ा कदम उठेगा तो भारत को भी सम्मान मिलेगा इससे। और इस परियोजना से जुड़ी कुछ समस्याएं भी हैं, वो क्या क्या है वो देख लीजिए। पहला समस्या तो है आपका भू राजनीतिक स्थिति। भू राजनीतिक स्थिति में क्या बोला जा रहा है देखिए, विभिन्न देशों के मध्य भू राजनीतिक संघर्ष की स्थिति में इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है। सभी देश आपस में लड़ रहे हैं भू राजनीतिक स्थिति कारण, यानी कि जियो पॉलिटिक्स का जो ये जो संघर्ष चल रहा है सभी में चल ही रहा है। तो ऐसे में इस तरह का प्रोजेक्ट को लाना और उसका बेहतर तरीके से कार्यान्वयन कर पाना, इम्प्लीमेंटेशन कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज है। इस योजना में भाग लेने वाले देशों की सामाजिक आर्थिक प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। तो इस देश में जितने भी पार्टिसिपेट करेंगे अलग अलग देश, उन सभी देशों की सामाजिक और आर्थिक जो भी प्राथमिकताएं हैं, प्रायोरिटीज़ है, वो सभी का अलग अलग है। ऐसे में लागत साझा करना यानी कि लागत साझाकरण मुश्किल प्रतीत होता है, यानी सभी देशों का प्रायोरिटी अलग अलग है। किसी देशों को प्रायोरिटी है कि हम लोगों को भूखमरी कम करना है, अब वो भूखमरी कम करने को छोड़कर वो इस परियोजना में पैसा थोड़ी ना लगाएगा, तो यही चीज़ है। तो बोला जा रहा है कि इस योजना में भाग लेने वाले देशों की सामाजिक आर्थिक प्राथमिकताएं अलग अलग है और ऐसे में लागत साझा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल प्रतीत होता है। और इस परियोजना को विकसित करने वालों को विभिन्न देशों की सरकारें कानूनों तथा अन्य एजेंसियों के नियमों से भी बहुत ज़्यादा जूझना पड़ेगा, तारीख पे तारीख मिलते रहेगा।
यानी कि इस परियोजना को विकसित करने के लिए जितने देश पार्टिसिपेट करेंगे तो सभी देशों के गवर्नमेंट से, सभी देशों के कानूनों से और उनके अलग अलग जो भी अन्य जो एजेंसियां हैं उन सभी का जो रूल और रेगुलेशन होगा सभी से आपको जो है वो जूझना पड़ेगा। फिर बोला जा रहा है कि विभिन्न देशों के मध्य ग्रिडों के वोल्टेज, आवृत्ति तथा अन्य मानकों में मूलभूत अंतर होता है। जी बिल्कुल सही बात है। तो अलग अलग देशों में देखिएगा कि यहाँ से आपका अमेरिका में जाइएगा, रशिया में जाइएगा तो आपका चार्जर चेंज हो जाता है, तो चार्जिंग प्लग चेंज हो जाता है। तो ऐसे में बोला जा रहा है कि विभिन्न देशों के मध्य ग्रिडों के जो वोल्टेज है, उसकी जो आवृत्ति है और उसका जो अन्य मानक है, इन सभी में मूलभूत अंतर होता है। अतः यह तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण होगा, बहुत ज़्यादा चैलेंजेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल ये समझो कि इंडिया का जो चार्जर पिन है ना, वो अमेरिका के चार्जर पिन से अलग है, तो ये दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है। इसके अलावा एक और स्कीम है चाइना का, जिसको लोग बोलते हैं OBOR स्कीम, यानी कि वन बेल्ट वन रोड। ये चाइना का स्कीम है, वन बेल्ट वन रोड, ये स्कीम चाइना का है। उसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी लीजिएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो इस परियोजना को संचालित करने से पहले बहुत सारा चैलेंजेस आ जाएगा, वो सभी चैलेंजेस को हम लोग देख रहे थे। जिसमें हम लोग पहले चैलेंजेस को देखे थे हम लोग, भू राजनीतिक स्थिति, ये सभी है, और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक दो और चैलेंज है वो देख लीजिए। बोला जा रहा है कि इतने बड़े जो ग्रिड है, इस ग्रिड का संचालन करना, इसका प्रबंधन करना और इसका मरम्मत करना एक बहुत ही बड़ी जटिल प्रक्रिया हो जाएगी। यहाँ देखते होंगे एक मोहल्ला में तार गिरता है तो उसको ठीक करने में 2-2 दिन लग जाता है। तो पूरे विश्व में अगर कहीं भी खराबी होगा तो एक बार में पूरा विश्व का कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये दिक्कत है कि नहीं है। इसके अलावा ये जो परियोजना है वो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का खंडन भी करती है। यानी कि अगर ऐसे में अगर हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो जो आपका आत्मनिर्भर भारत जो है वो फिर ऐसे में फुलफिल नहीं होगा, हम लोग भी दूसरे देशों पर आश्रित रहेंगे, क्योंकि इससे अन्य देशों पर जो है वो ऊर्जा आपूर्ति हेतु हम लोग को निर्भरता बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। तो ये जो परियोजना है वो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का जो है वो खंडन करती है, क्योंकि इससे अन्य देशों पर जो है वो ऊर्जा आपूर्ति हेतु हम लोग का जो निर्भरता है वो क्या होगा, बढ़ेगा। इसके अलावा देखिए भारत में सौर ऊर्जा की स्थापना से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां और भी क्या क्या है भारत में। जैसे कि आपका पहला है उच्च स्थापना लागत, यानी कि इंस्टॉलमेंट में इसका जो है वो ज़्यादा खर्च बढ़ जाएगा। इसके अलावा मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि भूमि अधिग्रहण की समस्या बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ट्रांसमिशन यानी कि प्रसारण की समस्या, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण की समस्या, ये सभी है। तो यानी कि आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ग्रिडों का एकीकरण करना, इसको ट्रेनिंग करना, मानव संसाधन की कमी, ये सभी हमारे यहाँ समस्याएँ हैं। सौर उपकरणों हेतु आयात पे निर्भरता, यानी कि सोलर टूल्स सब हम लोग चाइना से मंगवाते हैं, भारत मंगवाता सब कुछ, तो ऐसे में हम लोग निर्भर है दूसरे के ऊपर, ये भी समस्या है। तो बोला जा रहा है कि भारत सौर उपकरणों की उत्पादन की क्षमता नहीं रखता है, अतः भारत को सोलर सेल एवं सोलर वेफर का आयात चीन से करना पड़ता है। तो भारत जो है वो सौर उपकरणों के उत्पादन की क्षमता नहीं रखता, यानी कि जो सोलर उपकरण है, यानी कि जो आपका सोलर जो टूल्स है, इसके उत्पादन की क्षमता नहीं रखता, यानी कि वो उत्पादन कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे में हम लोगों को सोलर वेपर, सोलर सेल, ये सभी इंपोर्ट करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है चाइना से। इसके अलावा चौथा पॉइंट है आपका वित्तीय प्रोत्साहन की कमी, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बोला जा रहा है कि सोलर प्रोजेक्टों की स्थापना हेतु संस्थागत वित्तीय ऋणों की उपलब्धता ना के बराबर है, कोई सरकार इसमें ध्यान नहीं देता है। तो इसमें देखिए फंड है ही नहीं। मीन्स मोबाइल टीवी खरीदने हेतु आपको इंस्टॉलमेंट पे लोन मिल जाएगा, बट सोलर इक्विपमेंट खरीदने के लिए आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा। तो सोलर प्रोजेक्टों की स्थापना करने के लिए या फिर इसके स्थापना हेतु संस्थागत वित्तीय ऋणों की उपलब्धता नहीं है, एकदम ना के बराबर, कोई लोन नहीं देगा। इसके अलावा आपका पर्यावरणीय समस्याएं, यानी कि पर्यावरणीय मुद्दे तो है ही। तो बोला जा रहा है कि बड़े बड़े सोलर पार्क, जैसे कि जैव, देखिए बड़े बड़े जो सोलर पार्क है वो जैव विविधता को खतरा पहुंचा रहे हैं। कुछ पर्यावरणविदों ने नहरों पर सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना से जल चक्र टूटने का संभावित खतरा भी बताया है। ठीक है, सही बात है। यानी कि जो भी बड़े बड़े जो आपका सोलर पार्क वगैरह लगा रहे हो, इससे आपका बायोडाइवर्सिटी को भी हार्म हो रहा है, उसके ऊपर भी खतरा हो रहा है। और कुछ कुछ जो भी पर्यावरणविद जो है वो बतलाते हैं कि नहरों के ऊपर जो आप सोलर प्रोजेक्ट चला रहे हो, स्थापना कर रहे हो, इससे उनका जो है वाटर साइकिल, यानी कि जो जल चक्र है वो टूटने की पूरी संभावना है। और हाल ही में देखिएगा कि राजस्थान और गुजरात के कुछ सोलर प्रोजेक्टों को बंद करना पड़ गया, क्योंकि वे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे थे। तो
गुजरात में और राजस्थान में बहुत सारे सोलर प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ गया, क्योंकि वे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को क्या कर रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे। तो ये सभी प्रॉब्लम जो है वो हमारे सामने देखने को मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका कचरा प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट। तो बोला जा रहा है कि सोलर प्रोजेक्टों से उत्पादित जो भी कचरा है उसको 2050 तक 1.8 मिलियन टन होने की संभावना है। तो जो सोलर प्रोजेक्टों से जो भी उत्पादित हो रहा है कचरा वो 2050 तक 1.8 मिलियन टन होने की संभावना है। और इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे का जो निष्पादन करना पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है समस्या पूर्वोत्तर राज्यों में, खास करके भारत के जो भी पूर्वोत्तर राज्यों में है वहाँ पे ये जो है वो प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल नहीं है। कारण ये सभी खुद से बतलाइएगा आप ये सब। तो पूर्वोत्तर राज्यों में ये सब कारगर सिद्ध नहीं होगा, प्रैक्टिकल प्रायोगिक नहीं है। इसके अलावा भारत में देखिएगा तकनीकी प्रशिक्षण की भी कमी है। इसके अलावा जन जागरूकताओं की भी कमी है, जन जागरूकता की भी कमी है। इन सभी पॉइंट को आप खुद से ही बतलाइएगा, ठीक है। तो भारत में सौर ऊर्जा की स्थापना से जुड़ी जो भी प्रमुख समस्याएं हैं, जो भी प्रमुख चुनौती है, वो सभी चुनौतियों को यहाँ पे बतला दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे की राह, आगे का समाधान क्या है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। तो बोला जा रहा है कि सौर उपकरणों का भारत में उत्पादन को प्रोत्साहन देना होगा, यानी कि जितना भी सोलर टूल्स है इसको भारत में उत्पादित करो, इसको आप प्रमोट करो। नई तकनीक में निवेश हेतु संस्थागत ऋणों की जो उपलब्धता है इसको सुनिश्चित करना है, यानी कि नई नई तकनीकों का निवेश करना है और उस निवेश के लिए यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूशनल जो लोन है इसकी उपलब्धता को आपको सुनिश्चित करना होगा। अनुसंधान और विकास को भी प्रोत्साहन देना होगा, प्रोत्साहन करना होगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है इसको भी बढ़ाना होगा, प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन जो रेशियो है इसको बढ़ाना होगा। इसके अलावा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन का निर्माण करना होगा, यानी कि एकदम वेल ट्रेड ह्यूमन रिसोर्सेज का जो है वो निर्माण करना पड़ेगा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। तो ये सभी जो है वो हम लोग का आगे का राह है, समाधान है, वे फॉरवर्ड है। तो इस तरह से देखिएगा कि जो है आपका सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी वाला जो टॉपिक था वो भी टॉपिक आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और ये सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है भाई, इनसे क्वेश्चन बनता है और आपको ये सभी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग आज एनर्जी यानी कि ऊर्जा वाले टॉपिक को स्टार्ट किए थे, जिसमें बताया गया था कि ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, जिसमें से आज हम लोग गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत इस टॉपिक को स्टार्ट किए हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत वाले टॉपिक को स्टार्ट किए थे, और जिसमें हम लोग सबसे पहले जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल्स के बारे में पूरा पढ़े डिटेल से। उसके बाद हम लोग सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी के बारे में पढ़े। कल की क्लास में हम लोग पवन ऊर्जा, बायोमास, भूतापीय, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा करके जान लेंगे, जानकारी ले लेंगे। यानी कि कल की क्लास में आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 2 क्लास में आपका पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। और एक टॉपिक में हम लोग परमाणु ऊर्जा वाले टॉपिक को कंप्लीट जो है वो कवर कर लेंगे। परमाणु ऊर्जा बहुत बड़ा है, ठीक है ना, इस सभी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद देखिएगा कि जो आपका जो है साइंस टेक का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं बचता है। उसके बाद देखिएगा तो मेजर चीज़ें तो आपकी जो है वो कंप्लीट यहाँ पे कवर हो ही जाएगी। जैसे अगर हम लोग बात करें तो विज्ञान और तकनीक का राष्ट्रीय नीति ये कंप्लीट हो ही गया है। ऊर्जा वाला भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये 5 क्लास में कंप्लीट होगा। फिर आपका परमाणु ऊर्जा वाला भी टॉपिक इसी में कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ अंतरिक्ष जो प्रोग्राम था या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वो भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सुदूर संवेदन GIS ये वाला टॉपिक भी हम लोग कंप्लीट हो गया है। भारतीय मिसाइल प्रोग्राम ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद केवल आपका बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव तकनीक बचेगा। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बचेगा, ये 2 टॉपिक। और इसके अलावा एक और टॉपिक बचेगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, ये बचेगा। तो बस 3-4 गो टॉपिक और बचेगा आपका, और उसको कंप्लीट हम लोग जब कर लेंगे तो आपका जो है वो साइंस टेक का पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और इतना सिलेबस जब आप कवर कर लोगे ना तो आपका एक अच्छा खासा जो है वो वेटेज जो है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो साइंस में 32 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आपका यहाँ से फिर रेडी हो जाएगा। तो बस आप इसी तरह चीज़ों को कंटिन्यू करते जाइए और धीरे धीरे बस लगातार आप वीडियो में बने रहिए, आपको कहीं भी परेशानी कोई भी नहीं होगा। तो ये आपका जो है साइंस टेक का क्लास नंबर 8 था।
और 8वां नंबर क्लास कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग और भी जो है परमाणु ऊर्जा मतलब ये सॉरी ऊर्जा वाला जो टॉपिक है ये आपका 4 क्लास और इसमें आएगा। और मतलब समझिए कि ये ऊर्जा का जो टॉपिक है ये आपका पूरा 5 क्लास लगेगा इसमें, ठीक है ना। और 5 क्लास में ही जो है वो पूरा जाकर ये कंप्लीट होगा, पहले नहीं होगा, 5 क्लास इसमें लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और फिर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो जैव तकनीक देखेंगे, जिसमें हम लोग जैव तकनीक का यूज कृषि के फील्ड में, पशुपालन में, मानव जीवन में, वातावरण संरक्षण में, इसमें देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सूचना तकनीक को पढ़ेंगे। फिर हम लोग राष्ट्रीय तकनीक जो नीति आया था, मलेरिया, एड्स, कुष्ठ, यक्षमक, कर्क, अंधापन, इन सभी के बारे में देखेंगे, जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम आए हैं। और उसको पढ़ने के बाद हम लोग का जो है वो आपका साइंस टेक का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और साइंस टेक का जो सिलेबस है, यकीन मानिए आप कि ये जो है वो पूरा सिलेबस 20 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो 20 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। बाद में आप जब इसको वीडियो को पूरा सीरीज़ को कंप्लीट कर लोगे ना, तो बाद में केवल इसको रिवीजन कीजिएगा। एक दिन में 3-3 वीडियो देखिएगा और 3-3 वीडियो देखकर इसको रिवीजन कीजिएगा। और 3-3 वीडियो देखकर इसका रिवीजन करने के बाद इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा साथ ही साथ। और उसके बाद देखिएगा कि जब आप इसका शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, तो चीज़ें आपके लिए कितना आसान हो जाएगी। क्योंकि एक रिवीजन में भी आपका पूरा पढ़ा हुआ है, इसको समझा दिए हैं। फिर इसका शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, फिर इसका रिवीजन कीजिएगा। तो आप देखिए कि एक सप्ताह में एक टॉपिक पूरा मतलब पूरा फेज आपका मतलब साइंस टेक कंप्लीट। 20 गो वीडियो है, एक दिन में 3-3 गो वीडियो देखिएगा तो 7 दिन में आपका पूरा साइंस टेक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 7 दिन में ही, समझे ना। तो बस आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लगातार वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखते जाइए, इसको समझते जाइए और अपने स्तर पे इसको जो है शॉर्ट नोट्स में इसको परिवर्तित करते जाइए। तो इसके साथ ही हम लोग इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।